हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमबी क्लासेस लेवल 1 एचआरएम। आज हम आपका 2015 का जो पूरा पेपर है आरआरबी वेलफेयर इंस्पेक्टर का वो हम सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है 14-15 जुलाई को इसका एग्जाम है। तो इसमें आज एक स्पेशल न्यूज ये है कि इसमें सिर्फ हमारा डोमेन नहीं है, सिर्फ मैंने एचआरएम को नहीं कवर किया, इसमें पूरे पेपर को कंप्लीट सॉल्व किया। तो जितने भी बच्चे अगर दे रहे हैं तो प्लीज अच्छे से इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। देन हम इसमें जनरल अवेयरनेस किस तरह की आई, देन आपका क्वांट कैसा आया, देन आपका रीजनिंग कैसा आया, एज वेल एज आपका डोमेन तो 100% है ही। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 ही पेपर हैं जो कि मैं आपको ऑलरेडी 2025 वाला सॉल्व करा चुकी हूँ, एज वेल एज 2019 का मैंने डोमेन का सॉल्व करा दिया। लास्ट पेपर है जिसमें मैं इसे कंप्लीट सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है हमारा, द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 लीगलाइज द ट्रेड यूनियन एंड गिव इट कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी अंडर विच सेक्शन। तो अगर आपको अच्छे से पता हो, आप पहली बार तो ये कॉर्पोरेट बॉडी की तरह यस, तो जो हमारा सेक्शन 13 था वो क्या कह रहा है कि जो हमारा ट्रेड यूनियन है ना, जो हम इसे रजिस्टर करते हैं एज ए कॉर्पोरेट बॉडी की तरह करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा जैसे कॉर्पोरेट बॉडी का मतलब होता है, जैसे आपने कंपनी एक्ट में कंपनी पढ़ी ना, परपेचुअल सक्सेशन है। ठीक है, उसकी कॉमन सील होती है। देन आप उसको सू भी कर सकते हो और वो सू भी कर सकता है। वो किसी पर्सन के रिगार्डिंग नहीं होगा, उस कंपनी का नाम के रिगार्डिंग। जैसे आपका कोई कंपनी है, कोई ब्रांड है, तो अगर आपको उससे कोई डिसट्रस्ट होता है तो आप उस पर्सन जो उस पोजीशन बैठा है उससे नहीं करते, उस कंपनी के नाम क्लेम करते हो। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन 13 कहता है। Then come to the question number 2. Under which schedule of Industry Dispute Act 1947 are industry which may be declared to a public utility service laid down. तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि आप कुछ भी करो, इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट के शेड्यूलिंग है उसे खा जाओ पकड़ के। जितने भी बच्चे अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है फर्स्ट शेड्यूल में क्या था हमारा पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, सेकंड शेड्यूल में क्या था आपका लेबर कोड, थर्ड शेड्यूल में था आपका इंडस्ट्री ट्रिब्यूनल, फिफ्थ शेड्यूल में था अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस एंड शेड्यूल 4 में था नोटिस ऑफ चेंज। तो प्लीज ये हमारा फर्स्ट शेड्यूल में आया, तो आपको शेड्यूलिंग भी पढ़नी है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, विच सेक्शन ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट डील विद द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए वर्क बाय वुमेन प्रोबेटिंग ड्यूरिंग द सर्टेन पीरियड। तो कौन से सेक्शन में मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंदर एम्प्लॉयमेंट जो भी वर्क है वुमेन के द्वारा हम उसे प्रोबेट करते हैं कुछ सर्टेन पीरियड के लिए। जैसे अगर आपने बोला ना प्री प्रेगनेंसी एंड मतलब उसको प्रेग्नेंट जो मैटरनिटी जो छुट्टी मिलती है, तो उन्होंने बोला कि कब हमारा एम्प्लॉयर काम करने से मना करता है, किस पीरियड में मना करता है। तो मैं आपको बता दूं ये सेक्शन 4 था जिसमें वो मना करता है। सेक्शन 4 क्या कहता है आपका कि प्रोबेट है एम्प्लॉयर, अगर उसे पता है कि वुमेन किसी भी स्टेब्लिशमेंट में हो 6 वीक बिफोर द डिलीवरी एंड 6 वीक आफ्टर द डिलीवरी, उस टाइम वो काम नहीं कर सकता, मतलब 12 वीक तक काम नहीं कर सकता। लेकिन मैं अभी आपको बता दूं जो हमारा 2017 में अमेंडमेंट आया था मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का, तो उसमें अब 12 वीक से कितना हो गया 26। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि 26 वाला आ गया। ओके, तो प्लीज याद रखना 26 वीक सेक्शन 4 में बोला है कि वो 26 वीक तक काम नहीं कर सकते। ठीक है, 12 वीक बिफोर 12 वीक बाद। Come to the question number 4. Which section of Industry Dispute Act 1947 deal with the payment of full wages of workmen pending proceeding in higher court? अब इन्होंने बोला कि कौन सा इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट के अंदर अगर आपका पेमेंट पेंडिंग है पूरे वेजेस का तो कौन से सेक्शन के अंदर है। तो याद रखना 17B। क्यों 17B में क्या कहता है, 17B ये कहता है अगर लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल आपका डायरेक्ट रीस्टेटमेंट कर दे वर्कमैन को, बट एम्प्लॉयर चैलेंज कर रहा है, ठीक है, एम्प्लॉयर अग्री नहीं है, तो वो जो भी चैलेंज कर रहा है किसके, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, जो भी उसको बोला है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले उसको लीगली मैंडेट है कि पहले उसको फुल वेजेस देना पड़ेगा ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दोज प्रोसीडिंग इन हायर कोर्ट। तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर कुछ भी क्वेरी है तो वो अगर उससे पहले जो पेमेंट फुल वेज प्रोसीडिंग है हायर कोर्ट में, तो उससे पहले सबमिट करना पड़ता है एम्प्लॉयर को। ठीक है, ये हमारा 17B कह रहा है। ठीक है, फुल वेज पेड इफ एम्प्लॉय चेंज द रिसेटमेंट अवार्ड, तो अगर एम्प्लॉय चेंज कर रहा है तो उसे वेज देना पड़ेगा कंप्लीट। कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एम्प्लॉई ऑफ द ऑर्गेनाइज सेक्टर हु आर ड्रॉइंग सैलरी ऑफ नॉट मोर देन पर मंथ कवर अंडर द ESI एक्ट इज द प्रेजेंट। तो आज सब बच्चों को पता है कि पहले हमारा 15 था, लेकिन अभी 2017 के बाद कितना हो गया है 21,000 हो गया है। 21,000 से अगर आपका कम सैलरी है तो वो आपको ESI एक्ट के अंदर कवर होते हैं। एक और चीज याद रखना बच्चों, जहां डिसेबिलिटी के लिए कितना है 25,000।
ठीक है। अगर कोई डिसेबल है तो उसका अगर 25,000 तक सैलरी है तो वो ESI एक्ट के अंदर आएगा। तो मतलब उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए 25,000 से, और इसका 21,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? एज पर द एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 वो अमंग द फॉलोइंग वुड क्वालिफाई एज ए डिपेंडेंट। तो अब उसने बोला क्वालिफाइड डिपेंडेंट कौन है, ESI में, ठीक है। तो डिपेंडेंट कौन कहलाता है, वो ये कह रहा है। पहली बार तो बोल रहा है विडो मदर, माइनर अडॉप्टेड सन, अनमैरिड डॉटर, ऑल ऑफ दीज। तो याद रखना ये ऑल ऑफ दीज है, क्योंकि ESI एक डिफाइन करता है, उसने सारी चीजों को डिफाइन कर लिया। देखो विडो की मदर को भी, लेजिटिमेट या अडॉप्टेड आपका सन हो जो कि 25 ईयर का कंप्लीट नहीं हुआ हो, देन अनमैरिड लेजिटिमेट अडॉप्टेड डॉटर हो, ठीक है, अनमैरिड हो, उसकी एज से कोई मतलब नहीं है, इवन विडो डॉटर इन लॉ हो या माइनर सिन लॉ हो, ये सारे हमारे डिपेंडेंट की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। Then come to the question number 7. Dash prohibit the discrimination in fixing salary to men and women engage in the work of similar knowledge. तो उन्होंने बोला कि कौन से एक्ट के अंदर अगर आप डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिटेड है, ठीक है, आपको एक जैसा देना पड़ेगा। तो सारे बच्चों को, आई होप ये सब बच्चों को पता होगा, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1926 क्या कहता है? ये प्रिवेंट करता है आपको डिस्क्रिमिनेशन पेमेंट ऑफ मेजेस एंड वेज बिटवीन द मैन एंड वीमेन, ठीक है। अगर वो सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर कर रहे होते हैं तो वो आपको क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा। अगर मैं आप बात करो, और प्लीज अगर आपको कोडेड भी पढ़ने हैं तो कोड ऑफ वेजेस आपको पता है 2019 में जो हुआ है, अब इसे रिपील कर दिया गया है कोड ऑफ वेजेस के अंदर, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 8. The substitution of new section for old section 8 of Maternity Benefit Act 1961 was brought out. तो अब उन्होंने क्या बोला कि सेक्शन 8 के अंदर तो जो सब्स्टिट्यूशन हुआ है, हमारा न्यू सेक्शन है के लिए ओल्ड सेक्शन 8 है उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो ठीक है, कौन से अमेंडमेंट में किया है? तो पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट 2008 में आया उसके अंदर किया है। अच्छा, सब्स्टिट्यूट क्या है कि उन्होंने बोला, और ये कब इफेक्ट में आया ये भी पढ़ लेना, 15 अप्रैल आपका 2008 में आया, और स्पेसिफिक सेक्शन रिलीज किया है किसके लिए? मेडिकल बोनस के लिए, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि यस मेडिकल बोनस के लिए हुआ है। तो थोड़ा सा ही जो हमारा जो माइनर जो 2000 वाला था वो ऑब्सोलीट हो गया। अब आप इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो मेन है, मेन आपको क्या पढ़ना है? 2017 का अमेंडमेंट, जिसमें 12 वीक से 26 वीक हुआ है, ठीक है, ये सारी चीजें। और दूसरा है आपको यस वर्क फ्रॉम होम का भी प्रोविजन मिला हुआ है, ठीक है। Then come to the question number 9. As per the Maternity Benefit Act, which of the following does term child include? अच्छा, अभी बोला है कि चाइल्ड का मतलब क्या है? मेल चाइल्ड, फीमेल चाइल्ड, ये तो होगा ही नहीं। अगर आप एलिमिनेशन भी अगर आप यूज करते हो तो आपको पता है ये तो आपका होगा नहीं। एंड नन ऑफ दीज, ये तो होगा नहीं। ये है हमारा स्टिल बॉर्न चाइल्ड। अच्छा, स्टिल बॉर्न चाइल्ड क्या है मैटरनिटी बेनिफिट के अंदर? जो कि स्टिल बॉर्न चाइल्ड को होगा कि ये क्लासिक ट्रिक है, प्लीज आप फिल्टर आउट कर दो, कॉमन सेंस लगाओ, एलिमिनेशन मेथड्स लगाओ और इनकरेक्ट को गैस कर दो, तो आपका ऑलरेडी जो रिफर्स टू लिविंग इन्फेंट, ठीक है, तो ये हमारा स्टिल बॉर्न है, ठीक है, समझ में आना चाहिए। Come to the question number 10. Every employee shall be entitled to be a paid bonus provided he has worked in establishment for not less than कितने वर्किंग डे इन दैट ईयर। कोई भी बोला कि उसे कब बोनस मिलेगा, तो ये क्वेश्चन देखो रिपीट हुआ। ये क्वेश्चन आपका 2025 में भी आया और ये क्वेश्चन हमारा 2019 में भी आया, इवन ये PYQ UGC नेट में भी आया। तो कम से कम आपको 30 दिन काम करना होना चाहिए एक अकाउंटिंग ईयर में, तब आप इंटाइटल हो जाएंगे बोनस के, ठीक है। थर्टी हो गया अकाउंटिंग ईयर, प्लीज इसको याद रखना कि ये हमारा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? एज पर द पेमेंट बोनस अमेंडमेंट बिल 2013 विच सेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्ट वाज प्रमोटेड एज ए ओमिटेड। तो अब इन्होंने क्या कहा, तो अब इसका आंसर क्या होगा? जैसे कि आपको पता है सेक्शन 12 होगा। अच्छा, सेक्शन 12 ये क्या कहता है? जो 2013 में हमारा बिल आया वो ओमिट था सेक्शन 12 ऑफ द पेमेंट बोनस एक्ट,
ठीक है। तो अगर इसको आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा बिल 2013 में आया मासिव वेस्ट था ब्रेन स्पेस का। आप डायरेक्ट फोकस किस पर कर सकते हो, अभी कोड ऑफ वेजेस पे फोकस कर सकते हो, क्योंकि अब रिसेंट चीज आ गई ना, तो वो रिसेंट चीज बोलेगा, क्योंकि उस टाइम 2013, ये 2015 का पेपर है, तो 2013 का पूछा। ठीक है, अब आपको पता है 2025 में आपके कोडेड आ गए, तो वो उसको, तो प्लीज जब भी मैं कह रही हूँ आप, ये हमारा थोड़ा ओल्ड पेपर है 2015, तो जैसे कुछ भी अपडेट होगी तो मैं आपको रिलेट करती जाऊंगी। अब आपको क्या पढ़ने की जरूरत है, अब आपको थोड़े से अपने लेबर कोडेड को पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। एज पर द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 एन अडोसेंट इज डिफाइंड एज वन हु इज। तो मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर अडोसेंट क्या है, प्लीज इसे अच्छे से पढ़ना है। जिसने 14 ईयर की एज कंप्लीट नहीं 14 ईयर की एज कंप्लीट कर दिया लेकिन 18 ईयर की एज कंप्लीट नहीं की है, उसे हम बोलते हैं अडोसेंट। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रिक्ट डेफिनेशन है इस एक्ट के अंदर, तो अब आपने इसको अच्छे से पढ़ाई करनी है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं यहाँ पे, ठीक है, तो ये प्लीज आपको वो फ्रेम करेगा 15 to 18 दे देगा, कभी आपको 15 to 14 to 21 दे देगा, प्लीज इसे आप इस तरीके से करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी पेबल टू द एम्प्लॉय अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट डेट सेल नॉट एक्सीड। तो आप सबको पता है कि हमारे इन्होंने बोला कि जो भी हम ग्रेचुटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 15/20 इंटू कितने ईयर आपने काम किया। देन उन्होंने बोला फिर भी 20 लैक्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो 20 लैक्स लिमिट है, स्टिल हाईली टेस्टेबल है, वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन आपको अगर मैं ओएसएच कोड की, सोशल सिक्योरिटी कोड की बात करूं, तो उसने इसमें चेंज किया, उसने क्या किया, फिक्स टर्म एम्प्लॉय किया हुआ है, प्लीज उसको देख लेना। प्रो रेटा बेसिस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, पहले 5 ईयर का था, अब प्रो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे। Then come to the question number 14. Section 18 of Maternity Benefit Act deal with the quantum of maternity benefit, eligibility of maternity benefit, forfeiture of maternity benefit, none of the। आप देख रहे हो ना कितने सेक्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यस इसका आंसर है हमारा forfeiture of maternity benefit। ये क्या कहता है कि अगर सपोज करो कोई भी वुमेन वर्क कर रही है दूसरी कंपनी में, ठीक है, सपोज मैं कहीं वर्किंग हूँ, मैंने वहां से छुट्टी ले ली, मैं वहां पे एब्सेंट हूँ और मैंने उसी छुट्टी को कहीं और जगह पे काम कर रही हूँ, तो वो क्या माना जाएगा, तो मैं आप मुझे वो जो एम्प्लॉयर है वो मुझे मैटरनिटी बेनिफिट नहीं देगा, तो जो मैटरनिटी बेनिफिट है जो क्लेम कर रही है वो उसको क्या कर देगा, डिस्क्वालीफाई कर देगा। तो याद रखना है। ठीक है, तो आप डबल डिपिंग नहीं यूज कर सकते, डबल डिपिंग से बचाने के लिए अब हमने ये वाला सेक्शन हमारा आया हुआ है। Then come to the question number 15. As per the Indian Factory Act 1948, a person who has not completed a 15 year of age। आप सबको पता है ये तो इजी क्वेश्चन है कि जो चाइल्ड कहलाता है जिसने 15 साल की एज कंप्लीट नहीं करी है। ठीक है, देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, द पावर ऑफ इंस्पेक्टर इज डिस्कस्ड इन विच सेक्शन ऑफ इंडियन फैक्ट्री एक्ट। अब देखो वो आपसे सेक्शन पूछ रहा है, मैं आपको बता रही हूँ कि आप सिर्फ जो बच्चे हैं मेरे जो यूट्यूब पे है आपके सारे रिकॉर्डेड सेशन पढ़े हैं, ठीक है, वहां पे जाके आप अच्छे से समझ सकते हो, और सेक्शन प्लीज सारे बच्चे अच्छे से पढ़ना। अब इन्होंने बोला इंस्पेक्टर की पावर कौन से सेक्शन में डिस्कस करी गई है, तो आपको पता है सेक्शन 9 में डिस्कस करी गई है, और ये क्या है, इसमें आपको क्या कहते हैं कि इंस्पेक्टर के पास पावर है, वो एग्जामिन कर सकता है, किसी भी फील्ड में जा सकता है, रजिस्टर चेक कर सकता है, ऑफिस में एंट्री कर सकता है। ठीक है, अब अगर मैं नए एक्ट की बात करूं OSSWC कोड के, अब इंस्पेक्टर की जगह कौन आ गया, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, तो जो नई चीज है उसको भी अपडेट करते जाओ। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग एक्ट वाज पास्ड इन 1952। सब बच्चों को पता है 1952 में कौन सा एक्ट हुआ है, माइंस एक्ट में। देखो इक्वल रिम्यूनरेशन हमारा आया 1976 में। ठीक है, देन इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट आया 1926 में, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी आया 1976 में। तो यस प्लीज एक बार आप ईयर भी एक्ट की पढ़ लेना। देन क्वेश्चन नंबर 18। द रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई इज इन ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाएगा। तो अगर रिलेशनशिप, जो हमने इंडस्ट्री रिलेशन पूरा पढ़ चुके हैं कि यस रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एम्प्लॉई इज नोन एज द इंडस्ट्री रिलेशनशिप। ठीक है, ये तो आपका फंडामेंटल HR टर्मिनोलॉजी। तो अब आपको पता चल गया आपको क्या भी पढ़ना है, जो भी थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी है उनको भी आप अच्छे से पढ़ सकते हो। Then come to the question number 19. How many months before the commencement of mining operation should be written notice। तो अगर आपको सपोज करो कोई भी माइनिंग करना है, ऑपरेशन में लाना है, तो कितने महीने का टाइम,
ठीक है, तो याद रखना 1 मंथ का नोटिस देते हैं हम माइंस एक्ट में। तो यस, जो हमारा सेक्शन जो हमारा 16 है वो आपका क्या कहता है कि माइंस को कम से कम 1 मंथ का नोटिस किस किस को देगा, ये भी पढ़ना। देखो ये यूजीसी नेट के पेपर में आया था, चीफ इंस्पेक्टर को देगा, ठीक है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस को देगा, देन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देगा। ये तीनों चीजों को वो हमारा नोटिस जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है। अब आपको क्या है, अब साथ ही साथ मैं आपसे बोल रही हूँ ना, OSSWC कोड मेरा अलग से प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ, कोड ऑफ लेबर लॉ, ठीक है, लेबर कोड पड़े हुए हैं, आप वहां जाके सारा करंट अफेयर पढ़ सकते हो, जैसे कि अगर कोई भी, मतलब मैं नहीं चाहती कि किसी भी बच्चे का एक भी क्वेश्चन का वो स्कोप छूटे। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 20। ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनर, एजेंट, मैनेजर ऑफ एवरी माइन डिफाइन इन सेक्शन। फिर से मैं कह रही हूँ सारे सेक्शन आपको पढ़ने हैं और जितना हो सकते हो उतना पढ़ो, मैं ये नहीं करी सारे तो आप पॉसिबल नहीं हो। तो यस, जो हमारा सेक्शन 17 है वो हमारा कहता है कि यस, उसमें ये बताता है कि ओनर की ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है मैनेजमेंट की। तो यस, ये आपको पूरा मैनेजमेंट कंट्रोल के बारे में करता है। और ये जो हमारा OSSWC कोड आया है, एलिमिनेट किया है इसने कि ये सारे सेक्शन को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें पता नहीं है कि क्वेश्चन कैसा बनेगा, इसलिए आपको लेबर कोड भी पढ़ना है और एज वेल एज आपको सारे सेक्शन भी पढ़ने हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा था, देखो ये जो आपके पेपर में ना ऐसे दे रखा था 1 to 20, देन 49 to 69, मतलब कहीं ना कहीं जंबल तरीके से दे रखा था। मैंने इसको सिस्टमेटिकली एक साथ दिया जिससे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ये आपका 100% 2014 का 15 का पेपर है, लेकिन मैंने उसको सिस्टमेटिकली कर दिया। वहां पे क्या था, क्योर्स था कि कहीं उस यूनिट में दे रखा है, रीजनिंग कहीं दे रखी है, फिर कुछ रीजनिंग बाद में दे दी, मैंने सबको उसको एक जगह पे लाके सेट कर दिया, ठीक है। तो यस, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, ट्रेड यूनियन इन इंडिया इज गवर्न बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो ट्रेड यूनियन हमारी इंडिया में आया वो किसके कारण आया, ठीक है। उसके बाद क्या आया, तो आपको पता है कि जो ट्रेड यूनियन हमारी इंडिया में आई थी किसके बेसिस पे, ट्रेड यूनियन एक्ट। देखो ये तो इजी क्वेश्चन है, तो ट्रेड यूनियन एक्ट ही एक प्रोवाइड लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करा देता है कि हमें कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है, कैसे हमें राइट्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी। तो ये हमारा उसके बेसिस पे, ओके। अब आपको इंडस्ट्री रिलेशन कोड पढ़ने की जरूरत है, जिसके अंदर आपका इंडस्ट्री डिस्प्यूट, स्टैंडिंग ऑर्डर और ट्रेड यूनियन एक्ट आया है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 22। अपॉइंटमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफिसर अंडर द फैक्ट्री एक्ट इज कंपल्सरी वेयर डेस्ट एम्प्लॉई आर कंसर्न। तो आपको पता है जहां पे हमारे 500 वर्कर होते हैं वहां पे हमें वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ता है। तो सेक्शन जो हमारा 49 कहलाता है उसके अंदर हमें इसे अपॉइंट करना है, ठीक है। अब आपको पता है कि जो हमारी जैसे माइंस हो गया, प्लांटेशन हो गया, जो हमारा OSSWC कोड आया उसके अंदर अब हमें क्या है 250 भी हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर नया देखो, मैं फिर भी कह रही हूँ आप प्लीज ओल्ड लॉ पे डिनाई मत हो, क्योंकि देखो यूजीसी नेट ने तो आपसे पूछा नहीं, लेकिन हमें नहीं पता RRB ने क्या उसका पैटर्न है। तो आपको दोनों चीज पढ़ो, सेक्शन भी पढ़ो, देन पुराना भी पढ़ो, देन एज वेल न्यू भी पढ़ो। देन क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, इन विच सेक्शन ऑफ फैक्ट्री एक्ट 1948 द अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर मैंडेटरी। तो कौन से सेक्शन के अंदर, यस 40 आपका बी के अंदर है, सॉरी ये 40 बी के अंदर आएगा। देखो मैं आपको बता दूं ना, 21 से आपका 40 तक तो सारे सेफ्टी थे, 11 से आपका 20 जो था वो आपका हेल्थ था, और उसके बाद आपका 41 के बाद 41 में तो आपका साइट अप्रेजल कमिटी चार्जेस प्रोसेस था, 42 से आपका 50 वेलफेयर है। तो प्लीज इनको भी याद रखना कि एक बार पूछा गया हेल्थ के अंदर कौन से सेक्शन है, सेफ्टी के अंदर कौन से हैं, एंड वेलफेयर के अंदर कौन से हैं। तो ये 40 जो बी है वो हमारा कहता है कि हमें एक सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट करना चाहिए, और याद रखना कितना 1000, ठीक है, 1000 याद रखना है आपको। ठीक है, तो 40 भी है। देखो अब ये क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर अंडर द फैक्ट्री एक्ट 1948 इज द कंपल्सरी वेयर डेस और मोर एम्प्लॉय आर कंसर्न। तो जैसे कि मैंने आपको बताया अभी तुरंत हमने बताया कि सेफ्टी ऑफिसर कहाँ है, जहां पे आपका 1000 है। तो ठीक है, आपको ये सारे जो हमारे 20 से 50 तक, 11 से 50 तक तो आप एक बार नजर मार लेना पेपर के लिए, ओके। Then come to the question number 25. Which section of Industry Dispute Act 1947 talk about the prohibition of strike lockout? ये जो प्रोविजन वाले हैं, तो आपको पता है हमारा जो सेक्शन 22 है वो किसके बारे में बात करता है, प्रोविजन ऑफ
स्ट्राइक लॉकआउट के बारे में बात करता है। ठीक है, तो ये है, और ये प्रोविजनल स्ट्राइक किसके लिए? पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए। ठीक है, तो अब उसने बोला, और जो जो सेक्शन 23 है वो हमारा जनरल है। ठीक है, और सेक्शन 24 हमारा इलीगल है। तो आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हो 22, 23, 24, जैसे 7A 7A 7B। ठीक है, ऐसे 22, 23, 24 इस तरीके से। और याद रखना, जो हम पब्लिक यूटिलिटी सर्विस की बात कर रहे हैं तो उसे बोला कि 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। 14 दिन से पहले आप कोई भी स्ट्राइक लॉकआउट नहीं कर सकते। ठीक है, टोटल आपका 6 वीक का है। लेकिन जो अभी हमारा नया कोड आया है, इंडस्ट्री रिलेशन कोड, उन्होंने बोला आप जरूरी नहीं है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस हो, जनरल अगर इंडस्ट्री है उसको भी 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। Then come to the question number 26. Which of the following could said to be requirement of employee definition but not a worker definition? तो उन्होंने बोला कि कौन सी इसमें से एम्प्लॉय की डेफिनेशन है लेकिन वर्कर की डेफिनेशन नहीं है। तो देखो, कंट्रोल, म्यूचुअली ऑब्लिगेशन, कंट्रोल, पर्सनल सर्विस, ए कॉन्ट्रैक्ट। तो याद रखना इसमें से कौन सी नहीं है, नॉट अ वर्कर डेफिनेशन, म्यूचुअली ऑफ एब्लिगेशन। ठीक है, ये नहीं है, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्शन क्यों है? क्योंकि आपको पता है म्यूचुअली ऑफ ऑब्लिगेशन का मतलब होता है द एम्प्लॉइज ऑब्लिगेट टू प्रोवाइड वर्क एंड एम्प्लॉइज ऑब्लिगेट टू परफॉर्म। ठीक है, यही तो गया कि वो उसकी जिम्मेदारी है कि वो आपको काम देगा, लेकिन उसको है कि उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। ये स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो यस, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जो हमारी पर्सनल सर्विसेज होगी, देन हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट ये हो गया, ये हमारी रिक्वायरमेंट होती हैं, लेकिन ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट हमारी कोई आया कि कंट्रोल भी कर रहे हो आप क्योंकि देख रहे हो प्रॉपर, देन पर्सनल सर्विसेज भी प्रोवाइड करा रहे हो, देन आपका कॉन्ट्रैक्ट भी है ना, तो ये है। Then come to the question number 27. Which of the following is not a category of work specified in National Minimum Wages Act for the purpose of calculated hourly pay? तो कौन सा इसमें नहीं है नेशनल मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर? तो देखते हैं हम, टाइम वर्क, आउटपुट वर्क, ओटी वर्क, सैलरी आर वर्क नहीं है। मैं आपको बता दूं तो गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, मिनिमम रेट फिक्स कर रखा है आर और डेली पीस वर्क जो के बेसिस पे, टाइम वर्क किसके बेसिस पे होता है, आर और डेली के बेसिस पे। ठीक है, और जो हमारा पीस रेट होता है वो हमारा आउटपुट के बेसिस पे। गारंटी टाइम रेट हमारा पीस वर्कर के लिए, ओवर टाइम रेट हमारा उसके लिए। सैलरी आर वर्क एक फिक्स एनुअल सैलरी होती है जो कि घंटे से नहीं होती, वो महीने के बेसिस पे होती है। जब आपने पढ़ा होगा मंथली के बेसिस पे हम सैलरी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 28। क्या कह रहा है हमारा, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करूं तो विच ऑफ द फॉलोइंग एब्जॉल्व द एम्प्लॉयर लाइबिलिटी अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट एंड द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। तो अब ये सीधा आपसे क्या पूछ रहा है कि कोई भी एम्प्लॉय, याद रखना अगर कोई ईएसआई एक्ट में कवर है, उसको बेनिफिट मिल रहा है, तो वो अब क्या है, जो हमारे मैटरनिटी बेनिफिट हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन है, वहां से हमारा क्या हो जाएगा, एब्जॉल्व हो जाएगा, मतलब वहां पे उसको बेनिफिट नहीं मिलेंगे। तो कोई भी अगर है एम्प्लॉय की लाइबिलिटी है, यहाँ पे एब्जॉल्व हो जाएगी अगर उसे ईएसआई एक्ट के अंदर सारे बेनिफिट मिल रहे हैं। तो प्लीज इस तरीके से वो बार बार पूछेगा आपको, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, वर्कमैन कंपनसेशन में, तो उसे ईआईसी में भी मिल रहा है, तो अब वो क्या करेगा, दोनों को लेगा या ओवरराइड कौन सा एक्ट कर जाएगा? तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, ये रूल अगेंस्ट है डबल डिपिंग। मैंने आपको बता दिया कि आप एक ही टाइम में दो जगह से नहीं ले सकते। तो वर्कर क्लेम नहीं कर सकता मैटरनिटी डिसेबिलिटी बेनिफिट फ्रॉम द बोथ द एम्प्लॉयर डायरेक्टली, स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो अगर मैटरनिटी हो, वर्कमैन वहां पे भी क्लेम नहीं कर सकता और वहां पे भी, तो उसको ईएसआई के अंदर मिल जाएगा। Then come to the question number 29. Any amount due from an employee under the settlement of award can be recovered following the procedure laid on. ठीक है, ये कह रहा है क्वेश्चन। एंड और इन्होंने क्या बोला कि कितना जो भी हमारा अमाउंट ड्यू है, कोई सेटलमेंट अवार्ड रिकवर हम कर सकते हैं कौन से प्रोसीजर के थ्रू? तो आपको पता है हम किसके थ्रू कर सकते हैं, इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट सेक्शन 33C। अच्छा, 33C है क्या, ये आपको पता होनी चाहिए। 33 मैकेनिज्म बताता है कि अगर आप कैसे मनी को रिकवर कर सकते हो ड्यू टू द वर्कमैन फ्रॉम एन एम्प्लॉयर। ठीक है, तो ये है हमारा। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 30।
क्या कह रहा है? द एवरी इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट शैल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 21 ऑफ द आईपीसी लेड डाउन विद सेक्शन। कौन से सेक्शन के अंदर कह रहा है? तो वो सेक्शन 16 के अंदर कह रहा है। तो रिमाइंड करना कि जो टर्मोलॉजी है, इंस्पेक्टर, पहले बात तो इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर हो गया, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि पब्लिक सर्वेंट है विद द मीनिंग ऑफ सेक्शन 21, ठीक है, आईपीसी। तो अगर आपको पता चल गया कि ये जो हमारा है वो सेक्शन 16 है, जिसमें और जो अब हमारा क्या हो गया, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर हो गया। उन्होंने बोला कि पब्लिक सर्वेंट जो सेक्शन 21 आईपीसी के अंदर है वो रिमेन सेम रहेगा गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। Then come to the question number 31. A member of corporation, the standing committee or the medical benefit council under the ESI Act 1948 shall cease to be member if he fail to attend consecutive meeting। तो उन्होंने बोला कि सपोज करो हमारा जो मेंबर ऑफ कॉर्पोरेशन, अभी हमने सारे बच्चों ने सही एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट पढ़ा होगा, तो मेंबर ऑफ कॉर्पोरेशन है, स्टैंडिंग कमिटी है, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल है ESI एक्ट के अंदर, तो सीज टू द मेंबर इफ ही फेल टू द कंज्यूग, अगर वो मीटिंग नहीं कंडक्ट करेगा। तो आपको पता है अगर 3 कंजुकेटिव मीटिंग अटेंड नहीं करी तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा फेल हो जाएगा, ठीक है। सीज कर देगा, मतलब जो हमारे ये सारे काउंसिल हैं वो इसको सीज कर देंगे। तो जो हमारा ये है, ये इसका मतलब ये है कि अगर आपने 3 कंजुकेटिव मीटिंग नहीं करी तो जो आपकी मेंबरशिप है वो आपकी सीज हो जाएगी, ठीक है। Then come to the question number 32. Question number 32 क्या कह रहा है? As per the Workmen Compensation Act 2009, which word is now substitute for the workman? तो कौन सा हमारा वर्कमैन? तो सबको पता है कि पहले हमारा जो हमारे लॉ का नाम क्या था? वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। अब ये वर्कमैन किससे सब्स्टिट्यूट हो गया? अब हमारे इसका नाम हो गया एम्प्लॉई कंपनसेशन एक्ट 1923। तो याद रखना, एम्प्लॉय मतलब बहुत ज्यादा ब्रॉडर टर्म को कर दिया, ठीक है, जेंडर न्यूट्रल हो गया, ओके। देन ये भी अब हमारा किसके अंदर आ गया? ये भी हमारा सोशल सिक्योरिटी के अंदर आ गया। देन come to the question number 33. Section 31 of the ESI Act 1948 entitled expenditure by central government to be treated as a loan stay omitted by which amendment? तो इन्होंने बोला इन्होंने क्या बोला कि 1940 अगर ESI एक्ट की बात करूं तो एक्सपेंडिचर जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट थे तो उसे हम एज ए लोन की तरह ट्रीट करते थे। तो कौन से उसके अंदर इसे ओमिट कर दिया गया है कंप्लीटली। तो यस एक्ट हमारा जो है 44 ऑफ 1966 के अंदर। तो देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं लेकिन आपको इतना उसको पढ़ने के लिए नहीं, ये कंप्लीटली इग्नोर कर देना क्योंकि ये मेमोराइज है और ये सेक्शन ऑलरेडी रिपील हो चुके हैं, ठीक है, 1966। अब हमारा हेल्प नहीं करेगा आपका, तो फिर भी अगर आपका आया तो मैंने इसको इंक्लूड कर दिया। Then come to the question number 34. As per the Workmen Compensation Act, minor one who has, अब देखो बार बार वो पूछ रहा है माइनर कौन है, चाइल्ड कौन है, ठीक है, और अडोलसेंट कौन है। तो ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर करना है कि माइनर कौन है। जो भी अंडर एज ऑफ 18 है वो हमारा माइनर है। तो नॉट अटेंड द एज ऑफ 18 इज शुड बी अ माइनर, ठीक है। अडोलसेंट कौन हो गया? जिसने 14 साल की एज कंप्लीट कर दी लेकिन 18 ईयर नहीं कंप्लीट किया, ओके। देन ये हो गया आपका। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 35. Under the Payment of Wages Act 1936, payment of wages of establishment enjoying not more than 1000 employee shall be paid within the, मैंने आपको बताया जहां पे आपके 1000 से उसने बोला not more than 1000, तो अगर आपके 1000 से कम है तो आप कौन से दिन पेमेंट करोगे? महीने के कंप्लीट होने के बाद 7वें दिन, ठीक है, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 7 डे। एंड अगर आपका सपोज करो मोर देन 1000, अगर यहाँ पे होता नॉट मोर देन की जगह अगर यहाँ पे सिर्फ मोर देन होता तो आप कौन से दिन देते? एक्सपायरी ऑफ 10th डे, ठीक है। अगर मैं नए कोड की बात करूं, अब इसने इस कंसेप्ट को उठा दिया, आपकी कंपनी में कितने भी इंप्लॉय हो आपको एक्सपायरी ऑफ 7 डे ऑफ सक्सीडिंग मंथ ऑफ ऑल एस्टेब्लिशमेंट पे करना पड़ेगा। Then come to the question number 36. Which of the following means a lump sum payment made by an employer as a reward of an employee past services when the employee is terminated? तो अब इन्होंने बोला कि सपोज करो कोई लंप सम पेमेंट मिलता है आपको जब आप रिटायर्ड होते हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो आपको पता है उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेच्युटी बोलते हैं। ग्रेच्युटी क्या है? लंप सम टर्मिनल बेनिफिट है जो कि आपकी लॉन्ग टर्म सर्विस करी होती है उसके बेसिस पे मिलता है, ठीक है। Then question number 37.
Under the Payment of Gratuity Act 1972, a teacher working a private government recognized school. तो क्या वो इलिजिबल है? तो आपको पता होनी चाहिए, यस वो इलिजिबल है। सुप्रीम जो हमारा एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया, तो उन्होंने ये बोला था अगर कोई भी टीचर जिसने 5 ईयर अपना टीचिंग में कंप्लीट कर दिया है प्राइवेट में भी, तब भी उसे ग्रेचुटी मिलेगा। तो यहाँ पे है इज एलिजिबल फॉर ऑल ग्रेचुटी बेनिफिट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? द पावर ऑफ रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉई सर्टेन केस एज लेड डाउन द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 वाज रिपील्ड बाई। तो कौन सा पावर था जो कि हमारा रिकवर करते थे कुछ एम्प्लॉय सर्टेन केसेस में, ठीक है, उसको पेमेंट वेजेस ने क्या कर दिया? रिपील कर दिया। तो अगर आपको पता है तो ये जो हमारा है ये हमारा एक्ट 53 एंड 1964। देखो अगर आपने एक चीज नोट करी होगी तो 2015 में आया, उसके बाद 2019 2025 में इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आए। तो ये एक हिस्टोरिकल ट्रिविया है, आप इसे स्किप कर सकते हो क्योंकि आपको पता है अब आप 2015 से आप कहाँ पढ़ा रहे हो, 2026 में कर रहे हैं। ठीक है, जो चीज मुझे लग रहा है कि उन्हें कवर करना चाहिए उससे कर सकते हो, अदरवाइज आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। Then come to the question number 39. Which of the following is not a basis for bridging game of gap in continuity? तो कौन सा इसमें से नहीं है? Incapable of work through the sickness, absence of accounting, उन्होंने बोला कंटिन्यूटी। ठीक है, आपने सपोज आपने छुट्टी ली, किस रीजन से छुट्टी लोगे तो आपको वो कंटिन्यूटी सर्विसेज माना जाएगा, वो ये कह रहा है। एब्सेंट अंडर सर्कमस्टेंसेज रिगार्डिंग एज ए कंटिन्यूइंग वर्क ओनली सीजनेबली। तो कौन सा गैप नहीं है? तो आपको पता है सी, क्योंकि सी क्या है? एब्सेंट अंडर द सर्कमस्टेंसेज रिगार्डिंग एज ए कंटिन्यू सर्विस के सर्कमस्टेंसेज में, मतलब ये हमारा क्या कहलाता है? एम्प्लॉय अगर एब्सेंट है किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, सपोज करो वो अरेंजमेंट कर रहा है या कस्टम कर रहा है या उस एम्प्लॉयमेंट के द्वारा कुछ काम कर रहा है, ठीक है, तो वो एब्सेंट नहीं माना जाएगा, तो वो अनइंटरप्टेड गैप नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इस अगर आप यहाँ से और क्या कर पढ़ सकते हो, कंटिन्यूस सर्विसेज कितना आपको बता देना कि कंटिन्यूस सर्विस के अंदर पहले अगर आपने 240 डे काम करा होना चाहिए एक साल के अंदर, यही था आपका, अगर आपने पढ़ा हो तो यही था। और देन आपका कौन सा था? 190 डेज था, ठीक है, 6 मंथ के लिए। लेकिन अगर आपको पता है अब ये सारा चीज हमारा अबॉलिश हो गया, अब हमारा 180 डेज का कंसेप्ट आ गया। ठीक है, तो ये चीज भी आपकी पढ़नी है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 40, विच सेक्शन ऑफ इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट डिफाइंड वर्कमैन? देखो बार बार वर्क डेफिनेशन पूछ रहा है सेक्शन की, तो यस 2S, ऐसे याद रखना, एस सबसे छोटा है तो कंपनी में वर्कर सबसे छोटा होता है। देन और उन्होंने वर्कर को क्या बोला? वर्कर को बोला कि कोई भी वर्कमैन, अब याद रखना जो हमारा नया कोड आया ना उससे हमने वर्कमैन को अब हमारा क्या बन गया है? वर्कर बन गया है। पहले कितना था? 10,000 था, अब इतना हो गया हमारा 18,000 हो गया। तो कुछ कुछ चीजें जो कि आपको अब अपडेट के बेसिस पे पढ़नी। Then come to the question number 41. Section 17B of the Employing Industry Dispute Act 1947 deal with the, तो उन्होंने बोला सेक्शन 17B, तो सेक्शन 17B हमारा किससे डील करता है? तो वो हमारा डील करता है पेमेंट ऑफ फुल वेज ऑफ वर्कमैन पेंडिंग प्रोसीडिंग इन हायर कोर्ट। अभी देखो ये क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया उसने घुमा के, अभी जस्ट पूछा था, अभी उसने ये पूछा था कि कौन से में हम है, अगर आप हायर कोर्ट में प्रोसीडिंग करते हो तो आप कौन से सेक्शन के अंदर पेमेंट ऑफ फुल वेजेस देना पड़ता है, तो सेक्शन 17B था। अब उसने सेक्शन 17B का पूछ लिया कि इसमें क्या है, दो बार इस क्वेश्चन को उसने घुमा फिरा के आपसे पूछ लिया है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ऑफ कंप्यूटर नॉर्मली कंटेन ए नंबर ऑफ हाई स्पीड स्टोरेज एलिमेंट। अब देखो जिन बच्चों ने यूजीसी नेट का पेपर दिया उन सबको पता होगा कि आपको मेमोरी सारी अच्छे से पढ़ लेनी है, तो उन्होंने बोला कि कौन सी सबसे हाईएस्ट है, तो अगर आपने पढ़ी हो तो आपको रजिस्टर सबसे हमारी हाईएस्ट होती है। ठीक है, रजिस्टर के बाद कैश मेमोरी आती है, कैश मेमोरी के बाद आपका रैम रोम, देन आपका सेकेंडरी डिस्क आती है। तो प्लीज इनको अच्छे से पढ़ लेना, जो कि सीपीयू के अंदर होती है। ये जो लॉजिकल ऑपरेशन जितने भी हमारे होते हैं सीपीयू के अंदर, हमारी कौन सी मेमोरी होती है? रैम होती है। ठीक है, रैम जो भी होती है इसे फैच करती है, मतलब जो रजिस्टर होगा वो सबसे हमारा फास्टेस्ट एंड स्मॉलेस्ट मेमोरी है हमारी, जो कि डायरेक्टली कहाँ पर लोकेटेड है? हमारे प्रोसेसर में। ठीक है, तो यस आपको अब क्या पढ़ना है? बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ना है। जैसे हमारा रजिस्टर हो गया, देन कैश हो गया, देन रैम हो गया, देन हार्ड डिस्क हो गया, तो वो हमारी फास्टेस्ट टू स्लोएस्ट आती है और स्टोरेज के मामले में सबसे कम होता है इसमें। ठीक है,
अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चिल्का लेक रीजन इज सिचुएटेड बिटवीन द डेल्टा, कौन से डेल्टा के उसमें सिचुएटेड है। तो आपको पता है महानदी एंड गोदावरी जो डेल्टा है उनके बीच में ये सिचुएटेड है। और ये हमारा जो भी हमारे इसमें चिल्का इंडिया का लार्जेस्ट कोस्टल लोगेन एंड क्रिटिकल विंटरिंग ग्राउंड फॉर द माइग्रेटरी बर्ड्स। तो इसलिए इसको आप और याद रखना कहाँ है, महानदी जो रिवर है ना हमारे उसके नॉर्थ में और गोदावरी के साउथ में, ईस्टर्न कोस्ट में, ठीक है। Then come to the question number 44. Which of the following country largest rice producing nation in the world? सबसे largest कौन सा है? चाइना। याद रखना चाइना लीड कर रहा है हमारा ग्लोबल राइस प्रोडक्शन को एंड देन सेकंड नंबर पे हमारा इंडिया है। तो यस इस तरीके से आपको पढ़ा होना चाहिए। एग्रीकल्चर में बात करूं मैं, और जो भी हमारे मेजर क्रॉप्स हैं, वीट हो गया, राइस हो गया, शुगर केन हो गया, ठीक है, इनकी अच्छी तरीके से स्टडी कर लेना, क्योंकि आज आपसे राइस पूछा है, कब आपसे कुछ भी पूछ सकता है। Then come to the question number 45. गुवाहाटी is situated on the bank of river. गुवाहाटी कौन से किस पे कौन सी नदी के किनारे पे है, ठीक है। तो आप सबको पता होगी ये ब्रह्मपुत्र है। तो गुवाहाटी एक हमारी लार्जेस्ट सिटी है असम की, जो कि साउथ बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर के है, ठीक है। तो यस अब आपको जी के टॉपिक रिवर्स कहाँ पे क्या है, महानदी, गोमती, तप्ती, ये जो हमारी जो कहाँ कहाँ पे ये हैं, ये सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़ाई करनी। Then come to the question number 46. माउंट एवरेस्ट is situated in. अभी भी स्टिल बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, प्लीज याद रखना माउंट एवरेस्ट जो हमारा वो नेपाल में, ठीक है, ये हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड है और ये हमारा नेपाल एंड तिब्बत जो रीजन है चाइना का उसके बीच में इंटरनेशनल बॉर्डर है इसके बीच में, ठीक है। Then come to the question number 47. With which set of the following country has अरुणाचल प्रदेश of common border? यहाँ से आपको क्या पता चल गया कि आपको सारे जितने भी इंडिया के कौन से साइडिंग है, देन हमारे इंडिया के कौन कौन सी स्टेट से कौन कौन से बॉर्डर टच होते हैं, ये भी आपको अब पढ़ने पड़ेंगे। तो इसका मतलब जो आप मैप देखोगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, तो अरुणाचल जो प्रदेश होगा, मतलब जब आप इधर साइड जाओगे अरुणाचल प्रदेश है, तो कौन कौन से हैं हमारे हैं भूटान, चाइना एंड म्यांमार। तो प्लीज इनको अच्छे से पढ़ लेना। देन अब आपको इससे मतलब ये आइडिया हो जा रहा है कि वो बॉर्डर्स पूछ सकता है, तो आप थोड़ा सा बॉर्डर याद कर लेना, ठीक है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 48. विच अमंग द फॉलोइंग नॉट अ गैलेंट्री अवार्ड? अब उसने बोला गैलेंट्री अवार्ड कौन सा नहीं है। तो अगर मैं आपको बात करूं तो इंडियन के जो गैलेंट्री अवार्ड है, ठीक है, वो किसके लिए दिए जाते हैं? ब्रेवरी के लिए, महान जो आपने कोई महान काम किया हो उसके अंदर। तो उसके अंदर हमारा आता है परमवीर चक्र आता है, शोक चक्र आता है, शौर्य चक्र आता है, ठीक है, ये सारे चीजें आते हैं, शोक, परम एंड शौर्य चक्र। अर्जुन जो चक्र होता है वो किसके लिए होता है? वो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर देती है स्पोर्ट्स अचीवमेंट के लिए। तो यस ये हमारा गैलेंट्री अवार्ड नहीं है, ठीक है, ये अवार्ड किसके लिए है? स्पोर्ट रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स, तो इसके लिए हमारा है, ठीक है, अर्जुन चक्र। देन अब आपको इतना आइडिया हो गया आपको क्या पढ़ना है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 49. व्हाट इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ यूएस प्रेसिडेंट? तो आप सबको पता है जो ये हमारा प्योर स्टैटिक है, ठीक है, तो आपको पता है हम वहां पे क्या बोलते हैं, उसे व्हाइट हाउस बोलते हैं। तो इसको इतना ज्यादा मैं डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 50. वो अमंग द फॉलोइंग है नॉट बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? अब इन्होंने क्या बोला, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन सा नहीं है। देखो अब आपको क्या करना है, एक आइडिया होगा कि अब 2026 में ना, तो अभी आप पढ़ लेना, ये हमारा उस टाइम का था, 2015 का था, तो अभी ये रिलेवेंट है। तो उन्होंने बोला कौन सा नहीं है, तो देखो कौन सा नहीं है, आरसी लोथई थे हमारे, जो भी पैंथनिक भी रह चुके हैं, वीएन खरे, एसएस गिल नहीं है। तो अब आपको किसके बेसिस पे देखना है? पहले तो आपको पता होना चाहिए जो पहला चीफ जस्टिस कौन है हमारी इंडिया का, कौन है? एच.जे. केनिया है, ठीक है, और करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पढ़ लेना, ठीक है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 51. क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है आपका, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 51? द टर्म ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने आपको बोला अगर आपने आईसीटी पढ़ा हुआ है तो आपको ये चीजें आपके लिए बहुत इजी प्रोसेस है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, और ये इस तरीके से आपको पढ़ लेना। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 52. क्या कह रहा है? कार्ड रीडर इज एग्जाम्पल विच ऑफ फॉलोइंग? तो कार्ड रीडर किसका एग्जाम्पल है? तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग एंड नन ऑफ दीज। तो याद रखना ये जो हमारा होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है क्योंकि जो पंच कार्ड रीडर यूज करते हैं जो इनपुट एज ए बैच ऑफ जॉब,
ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर में, जहां पे हम आपको मैनुअल इंटरवेंशन करते हैं जब किसी प्रोसेस के थ्रू, तो हम इसमें कार्ड का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये अभी भी एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी है, बैच प्रोसेसिंग, रनिंग हाई वॉल्यूम रिपीटेटिव डेटा जॉब विदाउट द यूजर इंटरेक्शन। तो ये हमारा अभी भी रिलेवेंट तो है, मेन फ्रेम बैंकिंग सिस्टम में देखोगे तो ये वाला प्रोसेस हमारा चलता है। Then come to the question number 53. An operation in a database management system that will increase in the length of list. तो उन्होंने बोला कि अगर ऑपरेशन का डाटाबेस मैनेज सिस्टम में करते हैं तो उसकी जो लेंथ है इंक्रीज की लिस्ट की, इंसर्ट, लुकअप, मॉडिफाइड, ऑल ऑफ दीज याद रखना। जो इंसर्ट होता है, जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, इंसर्ट कमांड करता है कि आपको न्यू रो ऐड करना है, टेबल करना है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जैसे न्यू रो करोगे तो आपकी उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और मेन जो मॉडिफाइड है वो क्या देखता है, मॉडिफाइड आपका करता है चेंज द एग्जिस्टिंग डाटा। ठीक है, और लुकअप आपका करेगा रिट्रीवेट। तो यस इंसर्ट है। ओके, देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 54. Who is defined the competent authority for the लोक सभा इन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अब देखो आरटीआई एक्ट आ गया कि कौन डिफाइन करता है, तो याद रखना स्पीकर। ठीक है, तो अंडर सेक्शन में 2E की बात करूं तो वहां पे कंपिटेंट अथॉरिटी कौन है, जिसके पास पावर है जो सारे रूल को फ्रेम कर सके पब्लिक अथॉरिटी के लिए लोकसभा में, तो वो कौन है, उसका स्पीकर है। फॉर द राज्यसभा इज द चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आरटीआई एक्ट आपको पता है कि आपको पढ़ना ही है क्योंकि ये बहुत हाई कंसेप्ट है। Then come to the question number 55. When did RTI come into the force? देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा कि RTI कब आया, तो आपको पता होना चाहिए 12 अक्टूबर 2005 में आया। और जो हमारा जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का मतलब होता है जिसमें प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं, तो वो हमारा 15 जून को हो गया था, लेकिन फॉर प्रोविजन फोर्स में हमारा 12 अक्टूबर 2005 में आया। Then come to the question number 56. क्या कह रहा है, एज पर द RTI Act 2005 विद इन द हाउ मच टाइम बी आस्क मिस्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड इन केस ऑफ लाइफ और पर्सनल उसकी। तो आपको पता है वैसे तो 30 दिन का टाइम होता है, अगर किसी जान की सवाल है, किसी को लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का सवाल है, तो आपको 48 आवर्स के अंदर उसको इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर देनी है। 30 डेज का है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कंसर्न किसी की लाइफ लिबर्टी का तो आपको 48 आवर्स का देना पड़ेगा, एक्सेप्शन है। ठीक है, देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 57. क्या कह रहा है, इन टायर 1 द न्यू पेंशन स्कीम गवर्नमेंट सर्वेंट shall have to make a contribution days monthly salary which shall be deducted from the salary every month. तो अब उन्होंने क्या बोला कि कितना परसेंट, ठीक है, आपको पता होगी जो इसका है वो 10% होता है। ठीक है, तो अंडर नेशनल पेंशन स्कीम अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं इस पे एक वीडियो बना दूंगी। नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर उन्होंने बोला जो टायर 1 है वो मैंडेटरी रिटायरमेंट अकाउंट होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, जो एम्प्लॉय ज्वाइन करते हैं आफ्टर जनवरी 2004 के बाद, तो उनका 10% उनके बेसिक पे प्लस डीए से हर मंथ डिडक्ट होता है, 10% डिडक्ट होता है। ठीक है, तो यस ये चीजें हमारी बहुत जरूरी है। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, अब हमारे 2019 में अमेंडमेंट हुआ, तो 2019 के अमेंडमेंट में अब ये 10% से कितना हो गया हमारा 40% हो गया। तो अब आप 2026 में एग्जाम दे रहे हो तो अब आप 10% की जगह 40% वाला ऑप्शन सही करना। ठीक है, then come to the question number 58. In case of government servant who have a tier 1 of the new pension scheme before the attaining age of 60, the mandatory annualization would be of the पेंशन वेल्थ कितना परसेंट, तो आपको पता है 80% होगा। मतलब अगर सब्सक्राइबर एग्जिट है, सोचो नेशनल पेंशन स्कीम है, प्री मेच्योरिटी बिफोर, उसकी 60 साल नहीं हुई उससे पहले, ठीक है, तो वो अलाउड नहीं है कि वो पूरा अमाउंट को विड्रॉ कर ले। तो इंश्योर उसके ऑनगोइंग पेंशन जो भी होगी वो एटलीस्ट 80% ऑफ अक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ मस्ट बी यूटिलाइज परचेज ऑफ एन्युटी रेगुलर मंथली पेंशन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। सिर्फ 20% कैन बी विड्रॉ एज ए लमसम। तो वो बोल रहा है कि बस वो कितना कर सकता है, 20% को ही विड्रॉ कर सकता है, 80% को नहीं कर सकता। तो ये इसमें है जब तक उसकी 60 साल की एज नहीं हो जाती, तो उसका पूरा टोटल जो वेल्थ है वो 80% रहेगा इसमें। अच्छा मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता देती हूँ कि पहले क्या था, एट द एज ऑफ 60 पे था हमारा नॉर्मल एग्जिट था। ठीक है, अब आपको पता है कि यस अब क्या कर सकते हैं, अब इसको एनुअलाइजेशन को ड्रॉप कर दिया, 40% तक ले आए कि सब्सक्राइबर अब आप 60% कर सकते हो। ठीक है, वो भी टैक्स फ्री लमसम। ठीक है, इतना हो गया, पहले सिर्फ 10% था, 20% था।
Then come to the question number 59. In which state the Hedel power project नथपा जाखरी located? तो आपको पता है ये हमारा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में नथपा जाखरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक मासिव, जिसमें 1500 आपका मेगावाट प्रोजेक्ट लोकेटेड है एट द सतलज रिवर, किन्नौर और शिमला डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में। तो इस तरीके से भी आपको पता है कि अब आपको क्या पढ़ना है, प्रोजेक्ट और डेम्स के भी इंडियन ज्योग्राफी में थोड़ा सा पढ़ लेना। जैसे अगर मैं आपको बता दूं मेजर प्रोजेक्ट जैसे तेहरी है तो वो कहाँ है, उत्तराखंड में। भाखड़ा नागर हमारा हिमाचल पंजाब बॉर्डर पे, हीराकुड हमारा उड़ीसा में। ठीक है, तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। Then come to the question number 60. नगड़ा is well known as the center of production. तो इसमें क्या है, विस्कोस स्टेपल फाइबर है। ठीक है, तो नगड़ा क्या है, एक सिटी है उज्जैन की, जहां पे मध्य प्रदेश, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश फेमस है मासिव ऑफ ग्रेजुएट इंडस्ट्री प्लांट आदित्य बिरला ग्रुप कंपनी, जो कि एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है विस्कोस स्टेबल फाइबर का। तो अब आपको इंडस्ट्री ज्योग्राफी भी थोड़ी सी डीपर में पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, Then come to the question number 61. The term T is connected with. अच्छा, T किससे कनेक्टेड है, वो है हमारा गोल्फ से कनेक्टेड है। जो T क्या है कि स्मॉल पेग है। ठीक है, जो कि हमारा बना होता है यूजली मेड ऑफ वुड एंड प्लास्टिक, जो कि हम लेविटेट करते हैं किसके लिए, गोल्फ बॉल के लिए करते हैं। ठीक है, इनिशियल स्ट्रोक वो करने के लिए या उसमें होल करने के लिए। तो स्टार्टिंग एरिया ईच होल ऑल्सो रिफर्स एज ए, जो उसका जो स्टार्टिंग एरिया का जो होल है ना उसे हम टी बोलते हैं। तो यहाँ से अब आपको पता चलेगी, अब आपको स्पोर्ट टर्मिनोलॉजी भी जीके भी थोड़ी सा पढ़ना है। ठीक है, जैसे गोल्फ की और भी टर्मिनोलॉजी है, बिर्डी है, बोगी है, कैडी है, टेनिस की है, डुइस है, स्मेसिस है, बिलियर्ड्स की है, क्यू है एंड ब्रेक्स है। ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 62. क्या कह रहा है आपका 62 क्वेश्चन, मर्डेका कप इज एसोसिएट विद द, तो मर्डेका आपको पता है किसे, फुटबॉल से है। तो मर्डेका टूर्नामेंट जो होता है फुटबॉल टूर्नामेंट है, जो कि मलेशिया टू ऑनर द इंडिपेंडेंस डे ऑफ मलया। ठीक है, उसके ऑनर में उसको दिया जाता है। तो अब आपको क्या करना है, ट्रॉफी एंड कप, मतलब आप लुसेंट की बुक को एक बार रिवाइज कर लेना। जो अगर मेरा मानो तो जैसे कि आपका संतोष ट्रॉफी है वो भी हमारा फुटबॉल से है, थॉमस कप है वो मेन बैडमिंटन से है, ऊबर कप है वो मेन बैडमिंटन से है, डेविस कप है वो टेनिस से। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, पूरा स्टडी करना है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो बिकम द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 2 डबल सेंचुरी वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट। तो आपको पता है रोहित शर्मा है, लेकिन अब आपको क्या आइडिया लग गया, अब आप 2025 का जो भी करंट अफेयर है अकॉर्डिंग टू जो हमारा अभी IPL है या फिर आपका इंटरनेशनल क्रिकेट है, T20 वर्ल्ड कप है, वो आपको अच्छे से अपडेट करनी है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, विच क्रिकेट ग्राउंड स्टेडियम इन इंडिया सेलिब्रेटेड द कंप्लीशन 115 ईयर ऑफ नवंबर 2014। देखो अब आपको ये करंट अफेयर तो नहीं पूछेगा, अब आपको 2025 की करंट अफेयर पूछ सकता है। तो यस, इसका तो ईडन गार्डन स्टेडियम जो कोलकाता था, वहां पे इन्होंने क्या किया, सेलिब्रेशन किया था कि 150 साल हो गए हमारे उसको। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 65. एल सरिता who created news while returning refusing her medal at the Incheon Asian Game 2014 associated which स्पोर्ट। तो आपको पता है वो बॉक्सिंग है, जिसने उसने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, अपना मेडल लेने से मना कर दिया, जो इंकन एशियन गेम्स है 2014 में। तो ये भी है फिर वही करंट अफेयर है, आपको करंट अफेयर अभी 2000 आप मिनिमम 6 मंथ की करंट अफेयर पढ़ सकते हो इसमें। देन क्वेश्चन नंबर 66 की बात करूं तो अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, क्वांट पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि सचिन इज यंगर देन राहुल बाई 7 ईयर, इफ देयर एज आर रिस्पेक्टिव रेशियो 7/9, हाउ ओल्ड इज सचिन। ठीक है, पहले तो आपके पास सिंपल सा आया कि सपोज करो अगर उन्होंने बोला सचिन यंगर है राहुल से, तो हमने क्या मान लिया कि राहुल की एज क्या है, हमारी x है। ठीक है, राहुल की एज x मानी तो सचिन की एज क्या होगी हमारे पास, x - 7। तो आप क्या कर सकते हो, रेशियो बोल रखा है उसने, तो अब आप क्या कर सकते हो, x - 7 एंड, ठीक है, और क्या रेशियो हमारा 7/9। ठीक है, इस तरीके से आप इस इक्वेशन को बना के सॉल्व कर सकते हो। एक्चुअली मेरे पास अभी बोर्ड नहीं है तो मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, ये इक्वेशन बनी x/x - 7/7/9। तो इसको आप सॉल्व कर देना, देन आपका निकल जाएगा। जो भी x आएगा आपका उसके बेसिस पे, उसने किसकी पूछी है, सचिन की एज पूछी है। तो आपको पता है सचिन की एज राहुल से 7 साल छोटी है, तो जो भी राहुल की एज आएगी, तो इस तरीके से जब आप आंसर करोगे ना तो इसका आएगा 24.5 ईयर आएगा। ठीक है,
और एक मैं आपको एक शॉर्टकट बता देती हूँ जो कि इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो याद रखो, देखो ये हमारी 7/9 अगर आपने देखा तो इसमें कितनी यूनिट का डिफरेंस है, 2 यूनिट का डिफरेंस है। ये मतलब हमारा लॉजिक है, 2 यूनिट का डिफरेंस है। अब आपको पता है 2 यूनिट के डिफरेंस में आपका कितना गैप आ रहा है, 7 साल का गैप आ रहा है। ठीक है, तो 1 यूनिट पे कितना गैप आएगा, 3.5 साल का गैप आएगा। मतलब 1 यूनिट का जो गैप है वो हमारा कितना है, 3.5 साल है। अब आपको पता है कि सचिन की कितनी है, हमारी 7/9 है। मतलब जो सचिन है वो हमारा 7 है। तो 7 इंटू 3.5, ठीक है, तो आपका आंसर ऐसे भी निकलेगा। तो आप अगर एज वाला जैसे आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम नहीं है, तो आप सिंपल देखो इनमें कितना डिफरेंस है, देन इसमें कितना डिफरेंस है, फिर 1 यूनिट कैलकुलेट कर लो। ठीक है, 1 यूनिट कैलकुलेट कर लो। अब आपके 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। तो अगर आपसे बोले वो राहुल की एज क्या है तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर वो पूछे सचिन की एज क्या है तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, और आपका आंसर विदाउट द वेस्ट ऑफ मिनट्स आप फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देन क्वेश्चन 61 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 61 में ये कह रहा है कि सपोज करो प्रेजेंट एज ऑफ 3% आर इज प्रोपोर्शन। उन्होंने बोला कि देखो हमारे जो प्रेजेंट एज है तो उनकी 3% हैं, तो हमारे पास क्या है 4x, ठीक है, प्लस 7x प्लस 9x। ये 8 ईयर अगो, मतलब 8 साल पहले की बता रहा है कि जो उनका प्रेजेंट एज है आज की डेट में वो उनका 8 साल पहले 56 साल है। ठीक है, तो अब आपको पता है 8 साल पहले, तो 8 साल पहले के लिए आप क्या करोगे, एक तो आपकी सिंपल इक्वेशन होगी कि 4x माइनस 8 प्लस 7x माइनस 8 प्लस 9x माइनस 8 डिवाइडेड बाई इक्वल बाई 56, क्योंकि वो बोला 8 साल पहले, तो आपको माइनस करना पड़ेगा हर किसी के प्रोपोर्शन से। देन उस इक्वेशन को आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। देखो बहुत इजी पॉइंट आया आपका, इसमें डिफिकल्टी नहीं है, उसने सिंपल सी बोला। अगर बोल रहा 8 साल बाद प्रेजेंट एज है, तो अगर मैं इसको इजी फॉर्म में अगर बात करूं कि अगर आपको इतना नहीं इक्वेशन सॉल्व करनी कि 4x माइनस 8 प्लस 7x माइनस 8 प्लस 9x माइनस 8 इक्वल टू 56, ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। दूसरा आपका टीचिंग कंसेप्ट में आपको बता दूं कि आप क्या कर सकते हो, ब्रिंग द पास्ट सम टू द प्रेजेंट सम में लेके आ सकते हो। तो आप अगर 8 साल का सम करो 3 लोगों का, तो वो आपका कितना है, 56 है। ठीक है, 8 साल का 3 लोगों का सम जो है 56 है, ये हमें अच्छे से पता है। देन अब प्रेजेंट सम निकालोगे तो अब आप क्या कर सकते हो, 56, ठीक है, प्लस कर दो डायरेक्ट इंटू 3 इंटू 8, अगर आपको प्रेजेंट निकालना है। तो अब आपका कितना आ गया, 80 आ गया। ठीक है, अब आपका 80 आ गया, तो रेशियो सम जो है हमारा वो किसके बेसिस पे, इसका 80 टोटल है। ठीक है, अब इनका सम देखो 4 7 11 और 9 20, तो इसका 80 है, इसका 20 है। तो आपने देखा अब आपका कितना आएगा, 4 से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो इमीडिएटली आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 आ रहा है, 20 चौका 80। अब आप 4 का देखो, तो आप जाकर देखो इसमें 4 का करो, 4 4 जा 7, 4 7 जा 28 और 4 9 जा 36। और ये जब आपको ट्रिक जब भी आ सकती है जब आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी हो। ठीक है, तो ये भी देखो इजी है, आपको इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपने सम देखा कि 8 साल पहले 3 लोगों का 56 था। ठीक है, क्लियर। तो अब आप प्रेजेंट का निकालूंगी तो 56 प्लस 8 साल का 3 लोगों का निकालूंगी तो 80 हो जाएगा, 56 ऐड कर दो। देन अब आपने करंट देखा, करंट का कितना है आपका 20 है टोटल रेशियो, देन दोनों को डिवाइड करो तो 4 आ गया। तो अब आपका आंसर इंस्टेंटली 4 टाइम्स होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 68 क्या कह रहा है, द रेशियो गिवन अ लेंथ ऑफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल पार्क इज 3/2 इफ मैन इज साइक्लिंग अलोंग द बाउंड्री ऑफ द पार्क एट द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर कंप्लीट वन राउंड इन 8 मिनट, देन द एरिया ऑफ पार्क इन 5 मिनट। सबसे पहले आपने क्या करना है, 12 किलोमीटर आवर्स को मीटर पर मिनट में चेंज करोगे। ठीक है, स्पीड को सबसे पहले स्पीड को चेंज करोगे। तो आपको पता है कि हमें क्या करना है कि जो 1 किलोमीटर में 1000 होते हैं, तो अगर हम 1 मीटर की बात करेंगे तो 12000 हुए। देन आपको पता है कि 1 आवर्स में हमारी 60 मिनट होती हैं। तो अगर आप डिवाइड बाई 60 मिनट करोगे तो इस सबसे पहला रूल होता है कि सारी यूनिट को सेम करना। तो अब आपके पास कितना आ गया, 200 मीटर पर मिनट, मतलब आपकी क्या आ गई, स्पीड आ गई। देन 8 मिनट आपका टाइम है। तो अब आपको डिस्टेंस पता चल गया, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है s इंटू टी। तो अब आप क्या कर सकते हो, अब आप कर सकते हो कि आपका 200 जो भी आपका स्पीड है देन टाइम, ठीक है, तो आपका आ गया 1600। अब 1600 है क्या, ये तो देखना पड़ेगा ना कि जो 1600 आंसर आया वो क्या है। तो अगर आपने देखा कि जो 1600 है
वो हमारा क्या है, आपका डिस्टेंस कवर हुआ है वो हमारा 1600 है। अगर हम पेरीमीटर की बात करें, ठीक है, सपोज करो 10x इक्वल टू हमारा क्या है 1600 है, तो x इक्वल टू 160 है। तो अगर मैं ऐसे अगर आपको सिंपली बात करूं, तो अब हमें पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है, डिस्टेंस होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, जितने भी बच्चे हैं जिन्हें पता होगा अच्छे से, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी होता है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि l का रेशियो क्या है 3x प्लस 2x इंटू 2 इक्वल टू 1600, क्योंकि डिस्टेंस आपको पता है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो x आपका कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा, और उसके बेसिस पे आपका लेंथ और ब्रेथ को कैलकुलेट कर सकते हो। तो जिसका आंसर जो आएगा मैं आपको बता रही हूँ, कैलकुलेट कर लेना बच्चों, क्योंकि देखो फॉर्मूला यही है, सबसे पहले 200 करो, देन उसका डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस आपका पेरीमीटर हो गया, देन इक्वेशन। अब आपको सॉल्व करना रहेगा कि 2 ब्रैकेट में 3x प्लस 2x को सॉल्व कर दो इक्वल टू 1600 में, तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से वो क्या कर रहा है, आपकी यूनिट्स चेक कर रहा है कि आप यूनिट करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। Come to the question number 69. उन्होंने बोला an error 2% in excess is made while measuring the side of square. The percentage of error in calculating area. तो उन्होंने क्या बोला कि अगर सपोज करो हमारा कोई भी हम साइड ले रहे हैं, उसमें 2% हमारा एक्सेस एरर आ रहा है। तो अगर हमने कोई भी साइड मान ली, स्क्वायर क्या होता है, एक जैसा होता है, ठीक है। हमने साइड मान ली x, ठीक है। तो अगर हम एरिया निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया, मतलब कोई एक है तो उसका परसेंट है ना हमारा 2%। तो आपको पता है कि जो फोर्स एरिया हो गया हमारा वो कितना हो गया 1.02 का, क्योंकि एक है और उसका 2% एक्सेस है। तो अब इसका स्क्वायर करोगे तो अब आपको पता चल गया आपका फोर्स एरिया कितना है 1.0404, ठीक है। तो अब आपका एक्सेस कितना है इसका 0.40, एक तो ये हमारा है, ठीक है। दूसरा मैं इसको, ये आपकी इक्वेशन होगी जो कि बहुत लेंथी है और इतना आपके पास टाइम नहीं है। सबसे पहले आप सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला याद रख लो, जिसका फॉर्मूले का इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है a प्लस बी, जो मैं बता रही हूँ वो करना आप, a प्लस बी प्लस, ठीक है, ए बी बाई 100। अब आपको पता है कि जो ए बी है वो हमारी सेम है क्योंकि वो हमारा स्क्वायर है। तो अब आपको कुछ भी ये कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, तो प्लीज आप इसकी बेसिस पे कर सकते हो। तो आपको पता है कि जो 2% है, तो यहाँ पे 2 प्लस 2 मतलब 4, ठीक है। 2 इंटू 2 बाई 100 इन मीन्स 0.04, मतलब आपका आंसर आ गया 4.04। तो प्लीज ये सक्सेस वाला फॉर्मूला याद करना, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, इसके थ्रू आप फ्यू सेकेंड्स में निकाल सकते हो। Then come to the question number 17. Question number 17 क्या कह रहा है, the ratio between the perimeter and breadth of the rectangle is 5:1. If the area of rectangle is 216 square centimeter, what is the length of rectangle? तो सबसे पहले आप पेरीमीटर, आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है कि हमारा फॉर्मूला होता है 2, अब देखो आपको पता चल गया रेक्टेंगल वगैरह, प्लीज देख के जाना बच्चों, पूछ लेता है। तो 2l प्लस बी, ठीक है, यही होता है फॉर्मूला। दूसरा क्वेश्चन पूछा उसने, तो अब उन्होंने बोला कि जो पेरीमीटर है वो हमारा क्या है, उनका जो ब्रेथ है वो हमारी 5:1 है। तो अगर आपने माना कि पेरीमीटर हमारा 5x है, ठीक है, तो हमारी ब्रेथ क्या होगी x हो गई, ठीक है, क्योंकि 5:1 है। इसने ब्रेथ का और पेरीमीटर का कंपेरिजन दिया है ना, तो आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो, एक इक्वेशन लो या आप कॉपी लेके प्लीज सॉल्व करना इन जरूरों को, मुझे बताना, क्योंकि अभी मैथ जो ऐसी पार्ट है ना आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और मैं आपको थ्योरी पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो प्लीज फिर भी जितना हो सकता है मैं आपको बता दे रही हूँ। 5x इक्वल टू 2 ब्रैकेट में l प्लस l, ठीक है, प्लस x, ये है आपका इक्वेशन। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपकी L आ जाएगी, आपको पता है जब L सॉल्व करोगे तो L इक्वल टू 1.5x स्क्वायर आ जाएगी, देन आप उसका एरिया में कर सकते हो। अब एरिया आपको पता है रेक्टेंगल का कितना है 216, और उसका एरिया कैसे निकालते हैं L इंटू बी। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये सिंपली ध्यान देना है कि इसने बोला है रेशियो किस किस के बीच में बोला है, पेरीमीटर एंड ब्रेथ, याद रखना। तो 5:1 उसका रेशियो, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 71, ऐसे इसने बोला फर्स्ट 10 ओवर ऑफ क्रिकेट गेम रन रेट वाज ओनली 3.2, व्हाट शुड बी द रन रेट रिमेनिंग 40 ओवर्स। उन्होंने बोला कि जो हमारे 50 ओवर का गेम है जिसमें 10 ओवर स्टार्टिंग के, उसकी रन रेट 3.2 है। अब क्या रन रेट होगी 40 ओवर में जिससे कि वो 282 रन कंप्लीट कर सके।
ये इसने पूछा है। तो देखो अगर हम रन रिकॉर्ड इन मतलब स्कोर 10 ओवर की बात करें तो 10 इंटू 3.2, ठीक है, तो कितने रन बन गए आपके टोटल 33। ठीक है, अब आपको पता है हमारे 282 रन हमें बनाने हैं, तो 282 रन में से आप क्या कर दो डायरेक्ट, इससे आपकी स्पीड भी होगी, 282 में से 32 करे तो अब आपके आंसर क्या बचा है 250 रन के लिए क्या रन रेट लानी है आपको, ठीक है, 250 रन है। ठीक है, अब आपको पता है कि 250 रन आ गए, कितने में 40 ओवर में बनाने हैं, तो अब आप सिंपल है 250, देखो कितना इजी क्वेश्चन है, उसने सीधे बोला पहले 10 ओवर की रन रेट 3.2 है, तो मतलब पहले 10 ओवर में सिर्फ उसने 32 रन बनाए और उसका टारगेट है 282 रन का, तो पहले 10 ओवर में सिर्फ उसने 32 रन बनाए, तो अब उसके पास कितने बनाने हैं, उसके 250 रन बनाने, और हमारे अभी कितने बचे हैं 40 ओवर बचे हैं, तो 40 ओवर 250 बाई 40 इक्वल टू 6.25 रन रेट, तो हमें कितने की चाहिए 6.25 रन रेट चाहिए। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन है। तो then come to the question number 72. A family consists of two grandparents, two parents, three grandchildren. Average age of grandparents is 67 year. तो अब उन्होंने क्या सिंपली बोला कि क्या है कि दो आपके ग्रैंड पेरेंट्स है, तो 2 इंटू 67 एक इक्वेशन बनी, प्लस दो आपके पेरेंट्स है 2 इंटू 35 दूसरी और तीसरी आपके ग्रैंड चिल्ड्रन 3 है, ठीक है, 3 इंटू 6। तो अगर हम एक सिंपल सा है तो उसने कुछ भी नहीं पूछा, उसने एवरेज पूछा, तो आपको क्या करना है 2 इंटू, ठीक है, 67, देन 2 इंटू, ठीक है, 35, देन प्लस आपका कितना है 3 इंटू आपके, देखो जितना हो पा रहा है इसमें आपको पता है कि हम पीपीटी के फॉर्म में इतना कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ठीक है, अब आपको उसने एवरेज एज पूछी पूरी फैमिली की, तो आप अब आपने क्या कर दिया डिवाइड कर दो टोटल नंबर, तो आपको पता है दो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, दो आपके पेरेंट्स हो गए 4 हो गया, एंड ग्रैंड चिल्ड्रन 3 हो गए, तो ठीक है 7, ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो अब आप इसका आएगा जो भी आंसर आएगा उसको देख लेना, यस इसका आंसर है आपका 31 ईयर। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो। देन कम टू द रीजनिंग, अब हम रीजनिंग पार्ट की बात करें तो अब रीजनिंग में हमारा जो पहला क्वेश्चन है उन्होंने सिंपल पूछा है 5 2 7 9 16 25। अब आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है, अगर आपने देखा होगा, अगर सीक्वेंस देखोगे हर कोई हमारा जो है, देखो 5 प्लस 2 7 हो गया, ठीक है, 7 प्लस 2 9 हो गया, 9 प्लस 7 हमारा 16 हो गया, ठीक है, 16 प्लस 9 हमारा 25 हो गया, 25 प्लस 16 हमारा 41 हो जाएगा, तो ये है हमारा। ठीक है, तो ये कैसी स्टाइल है कि स्टार्टिंग में आपका क्या था 5 प्लस 2 है तो 7 आया, देन 7 प्लस 2 हमारा 9 आएगा, तो ये कैसा सम ऑफ द प्रीसीडिंग टर्म, जो उसके जो सम है वो इसका कौन सा है, जो पिछले दो टर्मों का सम है, जो आगे वाली यूनिट है, इन दोनों का सम 7 है, इन दोनों का सम हमारा 9 है, इन दोनों का सम हमारा 16 है। तो देखो ये क्वेश्चन तो हमारा बहुत ईजी है, तो प्लीज अपने आप को एडिशन चेन सीरीज डिप्स स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रही है बिना किसी मासिव मल्टीप्लिकेशन जम्प्स के, तो आप इस तरीके से देख सकते हो। तो 40 देखो अब ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है व्हाट कम नेक्स्ट 7 26 63 124 215 एंड 344 2 तो आपने इसे देखा था, तो इसमें ऐड का कोई सेंस बनना, ना इसमें माइनस का कोई सेंस बनना, ना इसमें स्क्वायरिंग का, तो आपको एक चीज समझ में आ गई कि ये क्यूब पैटर्न है। अब क्यूब पैटर्न का अगर मैं 7 का करूं, अगर मैं कॉमन सेंस भी लगाऊं, तो ये मैं मान के चल रही हूँ 2 पे पावर 3 माइनस के 1, ठीक है, यही आएगा, देन n पे पावर क्यूब माइनस 1, देन 26 का भी निकालू, तो आपने देखा कि परफेक्ट क्यूब तो है नहीं, तो अगर इसमें देखा हर चीज एक माइनस में जा रही है, तो अगर आपने इसका 3 पे पावर क्यू करोगे, ठीक है, n माइनस 1 करोगे, तो फिर से ये हमारा 26 आ गया। अब आपको पता चल गया ये क्या है n पे पावर क्यू माइनस 1 है, ठीक है, अब वो हमारा 4 5 है, तो अगर आपने 63 देखा 4 पे पावर क्यू -1 तो आपका 63 आ गया, 5 पे पावर क्यू आपको पता है 125 होता है, -1 124 हो गया, 6 का 216 होता है, -1 215 हो गया, 7 का हमारा कितना होता है, 7 का हमारा होता है 343। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि 8 का है, तो 8 का आपको पता हो कि हमारा होता है 5 1 12। प्लीज मैं आपको बता रही हूँ क्यूब आप 15 तक याद कर लेना, 5 12 होता है तो उसका माइनस होगा 5 1 1, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है।
Then come to the question number 75. What come next? 16, 18, 3, 21, 7, 56. अब इसमें से पूछ रहा है, तो आपने इस सीरीज को देखा होगा, तो इससे पेयर में कि थर्ड नंबर का रिजल्ट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 18 को 6 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो 3 आ रहा है। देन 3 को समझ गए, एंड 21 को फिर आप 3 से डिवाइड कर रहे हो तो 7 आ रहा है। देन 7 को आप 56 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। तो ये क्या है? ये नंबर रिजल्ट है डिवाइडेड सेकंड बाय फर्स्ट। बस इतना ही करना है आपको। देखो 18 को डिवाइड मिला 6 से तो 3 आया, ठीक है। फिर 21 का 3 से मिला तो आज का 7 आया, ठीक है। फिर 56 को अगर 7 से करोगे तो आपका यहाँ पे क्या आएगा? 8 आएगा। 3 से 7 का करा, 21 का किया तो 7 आया, ठीक है। तो ये क्या है? ये जिग-जैग सीरीज है जिसमें आपने देखा होगा कि अचानक बढ़ा, फिर अचानक घट गया, फिर अचानक बढ़ा, तो उसमें हमारी जो होगी हम मल्टीप्लाई या डिवाइड, जो इसमें हम कौन सा करते हैं? डिवाइडिंग सीरीज ज्यादा हमारी पॉसिबल होती है, ठीक है। Then come to the question number 76. Find the missing number 4, 9, 25, dash 121, 169, 289, 361. देखो यहाँ पे हमें एक चीज दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं हमारे स्क्वायरिंग है। सोच पा रहे हो ना? कंसिस्टेंट ऑफ स्क्वायरिंग है, पर ये नहीं पता चला किसकी। देखो ये 2 का है, ये हमारा 3 का है, ये हमारा 5 का है, ये हमारा 11 का, इसलिए मैं कह रही हूँ 15 तक याद कर लो। ये हमारा 13 का है, ये हमारा 289 किसका होता है? हमारा 17 का होता है। 361 हमारा किसका है? 19 का है। तो अब आपको समझ में आ गया कि क्या है? प्राइम नंबर है 2, 3, 5। अब इसने बोला 5 के बाद क्या आएगा, तो अगर आपको पता हो कि जो ये आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, तो याद रखना 2, 3, 5 के बाद आएगा हमारा 7, ठीक है। तो प्लीज ट्रैप मत होना इवन ऑड में कि 9 लिख दो वहां पे, ठीक है। तो ये 7 आएगा, तो 7 का क्या है? हमारा 49। तो अगर आपने सडनली 4, 9, 25 देखा तो आपने सोच लिया या जूम कर लिया एड ऑड नंबर है, इतनी गलती मत करना, ओके। तो प्लीज इसको अच्छे से, या फिर आपने जंपिंग कर दी स्क्वायरिंग पे, तो इसके बेसिस पे आपने देखना है प्राइम नंबर का सीरीज है। Then come to the question number 77. What come next? 6, 13, 28, 59. क्या है इसके नेक्स्ट में? तो अगर मैं बात करूं ये पैटर्न कैसा कह रहा है, ये पैटर्न कहीं ना कहीं कह रहा है अगर 6 में मैं 2 का मल्टीप्लाई करती हूँ +1, देखो सीरीज ज्यादातर कैसी आ रही है? n² +1, n³ -1, एंड 6 इंटू 2 +1, ठीक है, यही सीरीज है। तो 6 2 × 12 1, फिर इसने क्या किया 13 का, ठीक है। 13 में जितने 13 इंटू 2, ठीक है। यहाँ पे देखो याद रखना 6 इंटू 2 +1 किया, 13 इंटू में +2 किया, एंड 22 में +3 किया। तो ये कंटिन्यूस चल रही है हमारा, तो जो n है ना +1 +2 +3 है। तो इस तरीके से, तो अगर आपने देखा होगा नंबर रफली डबल हो रहे हैं हर स्टेप के, लेकिन उसमें ना 13 आ रहा है। तो आपने ये तो देखा कि 6 का 12 है, 1 बच रहा है, देन इसका 13 का 26 है, देन 2 आ रहा है, 28 का 56 है, देन इसमें 3 का डिफरेंस है, ठीक है। इस तरीके से हो रहा है। तो अब आप क्या देखोगे? नया पैटर्न जो देखोगे, तो अब 59 का जो डबल होगा प्लस इसमें हमारे 4 ऐड हो गए, क्योंकि इसमें हमारा 1 हुआ, देन इसमें हमारा 2 हुआ, देन 3 हुआ, देन 4 होगा। तो यस हमारा 122 आंसर हमारा करेक्ट है, ठीक है। 6 to 13 गया, 13 to 28 गया, 28 to 59। तो प्राइमरी ऑपरेशन 2 है, सेकेंडरी ऑपरेशन जस्ट फाइंडिंग द रिमाइंडर है। तो बस रिमाइंडर याद कर, रिमाइंडर करो। 6 का 2 है, देन उसका 13 दूनी 26, 2 रिमाइंडर बचा, 28 दूनी 56, 3 रिमाइंडर बचा, देन 59 का जो भी होगा वो आपका रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 78, ये हमारी लॉजिकल पजल है। अगर आपने इसको करेक्ट कर दिया तो आपके 5 नंबर पक्के हैं। इन्होंने क्या बोला? द इंफॉर्मेशन PQRST, 1 प्ले फुटबॉल, 1 चेस, 1 हॉकी, ठीक है। एक इनमें से फुटबॉल खेलता है, एक इसमें से चेस खेलता है, एक इसमें से हॉकी खेलता है। याद रखना PSR अनमैरिड लेडीज, ये कुछ भी नहीं खेलती, ठीक है। नो लेडीज प्ले, और कोई भी लेडी जो होती है हमारी चेस एंड फुटबॉल नहीं खेलती। देन मैरिड कपल है इसमें। टी क्या है? हस्बैंड है। क्यू हमारा ब्रदर है आर का, जो हमारे प्ले नेदर, कुछ भी नहीं खेलते, एंड वो इज द फुटबॉल प्लेयर। तो सबसे पहले क्या करो आप 5% फाइंड आउट करो, जो मैं कह रही हूँ उस तरीके से। देखो PQR देन S देन T, ठीक है। सबसे पहले आपने फाइंड आउट करे। देन गेम्स आपके पता है 3 है, फुटबॉल, चेस एंड हॉकी। तो अब आपको गेम ये हो गए आपके पर्सन, ठीक है। मैं ऐसे मान के चलती हूँ ये आपके हो गए पर्सन।
देन अगर मैं गेम की बात करूं तो आप अब गेम आपके पास 3 है, एक आपका फुटबॉल है, ठीक है, एक आपका चेस है और एक आपका हॉकी है, 3 गेम है। देन अब आपको पता है तीसरी कंडीशन पी और एस जो लेडीज है, ठीक है, लेडीज मतलब आपको पता चलेगा फीमेल है, पी एस और एस ये हमारी कुछ भी नहीं खेलती, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्रॉस हो गया। अब हमारे पास क्या है, अब इसने बोला कि मैरिड कपल है, टी हस्बैंड है, यही बोला। तो देखो पी एस तो हमारी अनमैरिड है, समझ में आ गया। तो एक मैरिड कपल है जो कि जिसका टी हस्बैंड है, तो एक कंडीशन हमारी ये है कि टी किसी का हस्बैंड है पर ये नहीं पता किसका हस्बैंड है, और ये हमारा मेल है, इतना पता चल गया। देन क्यू इज द ब्रदर है, यही तो कह रहा है, क्यू हमारा ब्रदर है आर का। अब हमने क्या किया, सबसे पहले 5 है, 3 प्ले कम कर दिए, पी एस नहीं करते, और क्यू, और इसमें से पता है कि प्लेयर कौन कौन से अब हमारे पास बचे, जब हमारे पी एस क्यू और आर, ठीक है, जो हमारे पास प्लेयर कौन कौन से हैं आपके क्यू और आर एंड, ठीक है, पी क्यू आर एस टी, क्यू एंड आर एंड टी, बस 3 प्लेयर हैं, पी एस तो है ही नहीं हमारे पास। देन 2 हमारे पास प्लेयर बचे। देन अब आपने क्या देखला, और एक चीज और देखिए, प्लेयर मस्ट बी क्यू आर एंड टी, एक तो चीज हमें पता चल गई, ये निकल गया। दूसरा आपने जेंडर को एलिमिनेट कर दिया कि टी हस्बैंड है, तो इसका मतलब आपको एक चीज पता चल गई, जो टी है वो हमारा कौन है, मेल है, ठीक है, एक चीज आपको और क्लियर होगी, टी हमारा मेल है। देन दूसरा हमारा पी और एस हमारी अनमैरिड लेडीज है, तो अब यहां से आपको पता चल गया ये हमारी फीमेल है। देन वाइफ, उसने बोला टी मैरिड है, तो उसकी वाइफ कौन होगी, तो आपको पता है कि जो आर है वो हमारी सिर्फ फीमेल बची, क्यों, क्योंकि क्यू क्या है, ब्रदर है, तो अब क्यू ब्रदर है, पी एस अनमैरिड है, तो टी की जो वाइफ है वो कौन हो गई, हमारी आर हो गई, ठीक है। तो कुछ कुछ हमने क्या कर दिया, आइडेंटिफाई निकाल दिया, टी की वाइफ आर निकाल दी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, अब हम गेम असाइन करो, क्यू गेम खेलता है, लेकिन अब हमने देखो क्यू हमारा गेम खेला, क्यू, देन क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर है एंड प्ले नेदर, उसने कुछ नहीं खेला। तो अब हमने क्या किया, क्यू जो है वो गेम खेलता है पर ना तो वो चेस खेलता है ना वो हॉकी खेलता है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि चेस और हॉकी नहीं खेलता, तो फिर वो क्या खेलेगा, ऑफ कोर्स फुटबॉल खेलेगा। समझ रहे हो ना, कि उन्होंने बोला कि चेस और हॉकी 3 गेम है, चेस और हॉकी, VQRS 1 प्ले फुटबॉल चेस एंड हॉकी, देन T is husband, Q the R brother of R play neither, वो इज फुटबॉल प्लेयर। तो अब आपको एक समझ में आएगा कि टीम, तो अब उन्होंने पता है कि ये नहीं खेलता है, तो अब वो क्या खेलता होगा, वो आपका चेस खेलता होगा, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे क्या क्या पता चलेगा, जो क्यू है वो हमारा कौन है, फुटबॉलर है, पहला। देन पी एस और आर है, जो पी एस एस आर है वो क्या नहीं खेलती, वो हमारी चेस और फुटबॉल नहीं खेलती, अगर आपने पढ़ा ना चेस और फुटबॉल नहीं खेलती, तो इसका मतलब जो हमारी आर बची है वो क्या खेलेगी, वो हमारी हॉकी खेलती होगी, क्योंकि ठीक है, तो आर हमारी जो होगी वो हमारी हॉकी होगी। तो टी एलिमिनेशन के थ्रू देखो तो टी हमारा बचा, वो हमारा चेस खेलेगा। तो अब हम आंसर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है वो इज द फुटबॉल प्लेयर, तो अगर मैंने आपको फुटबॉल प्लेयर कौन है, हमारा ऑप्शन नंबर बी क्यू है हमारा, ठीक है। देन क्वेश्चन है कि बेस्ड ऑन प्रीवियस डेटा हु इज द हॉकी प्लेयर, तो हॉकी प्लेयर हमने आर निकाला। देन बेस्ड ऑन प्रीवियस डेटा हु इज द चेस प्लेयर, तो चेस प्लेयर हमने टी निकाला। देन बेस्ड ऑन प्रीवियस डेटा हु इज द वाइफ ऑफ टी, अभी तो हमने निकाली कि जो हमारी जो पी और एस अनमैरिड है, तो आर हमारी क्या है, फीमेल है, तो आर हमारी वाइफ होगी, ठीक है। देन बेस्ड ऑन प्रीवियस डेटा 3 लेडीज, कौन कौन सी लेडीज है, तो हमें तो पहले से पता थी पी एस तो अनमैरिड लेडीज थी, आर भी है, तो हमारा हो गया पी आर एस, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो प्लीज इनको ब्रेक डाउन करके और उनको नंबर, मार्टियल स्टेटस, गेम, उनको रिडक्शन बेसिस पे आप इनको, टाइम लगेगा लेकिन आपके 5 क्वेश्चन पक्के, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और जाते हैं मैथमेटिकल की तरफ। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज 60 ईयर, ठीक है, प्रेजेंट एज है जो कि 16 ईयर है, 6 ईयर अगो, याद रखना 6 ईयर अगो मीन्स माइनस, father age was 5 times age of his son,
ठीक है। आफ्टर 6 ईयर्स सन एज की क्या होगी, तो सबसे पहले हम फादर की एज को मानेंगे यहाँ पे x। जितने भी बच्चे हैं प्लीज इसको, मतलब मैथ पार्ट अभी हम इस बिना किसी पेन के हम नहीं यूज कर सकते, तो आप बस, मैं आपको आइडिया दे रही हूँ आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। फादर की एज होगी और सन की एज होगी हमारी 60 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों की प्रेजेंट एज क्या है 60 है, ठीक है। 6 ईयर अगो, तो 60 ईयर अगो मतलब x आ गया, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर 6 ईयर अगो अगर हमने x की निकल गई, अगर हमारी फादर का एज है x और दोनों का हमारा 60 ईयर है, तो हमारा सन का कितना हो जाएगा 60 माइनस एक्स। ये तो हमारी दोनों आ गए, ये फादर का आ गया, सन का आ गया। 6 ईयर की बात करूं तो x माइनस 6 की बात करो तो याद रखना दोनों जगह होगा x माइनस 6 इक्वल टू फादर की एज कितनी थी 5 टाइम थी, तो 5 टाइम माइनस 16 माइनस एक्स, क्योंकि वो 16 माइनस एक्स किसकी है सन की एज है, ठीक है। देन माइनस 6 क्योंकि वो 6 ईयर पहले है। ये है हमारी इक्वेशन, ठीक है। समझ गए कि जो देखो s माइनस 6 अगर मैं बात करूं, जो उसका फादर था 6 साल पहले उसके फादर की 5 टाइम एज थी उसकी सन से, तो सन की जो इक्वेशन निकाली 60 माइनस एक्स, तो अब आप उसे क्या कर सकते हो, उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर सकते हो, और 6 ईयर पहले है तो माइनस 6 कर सकते हो, तो अब आपकी इक्वेशन निकल आएगी, ठीक है, इसके बेसिस पर। तो अब क्या हो जाएगा s माइनस 6 इक्वल टू 270 माइनस 5x एंड इक्वल टू 6x इक्वल टू 276, मतलब x इक्वल टू 46 है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इक्वेशन लिखते जाओ कि देखो फादर की एज x हो गई, सन की हमारी 60 माइनस एक्स हो गई, 6 ईयर अगो हो गया तो दोनों में हमने 6 माइनस कर दिया। देन अगर हम 6 साल पहले की बात करें तो उसकी एज 5 टाइम्स थी, तो हमने इसमें 5 टाइम्स का मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। एक तो आपका ये हो गया, ठीक है। टोटल एज शिफ्ट मैटर 6 ईयर हो, सम ऑफ देयर एज 60 माइनस 12 48 है, तो रेशियो आपका कितना आएगा 5:1 आया। अगर मैं आपको जैसे हम पहले करते ना, तो अगर आपको टोटल एज पता चल गई ना, दोनों की 60 साल है और उसका जो दोनों का सम निकालेगा तो आपका उनका हो जाएगा, हमारा एज वाज 60 माइनस 48 है, तो रेशियो क्या निकलेगा हमारा 6 यूनिट, मतलब 5/1, ठीक है। अब 5/1 आपको पता है, जैसे मैं आपको बताती हूँ 6 यूनिट हो गई, अब 6 यूनिट होगी, अब 6 यूनिट की वैल्यू है 48, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 6 ईयर हो गई। अब आपको कुछ नहीं करना, ठीक है, तो 6 ईयर होगी, एक यूनिट की एज जो होगी 1 यूनिट सन एज 6 ईयर का कितना होगा हमारा 48 है हमारा 6 यूनिट का, तो एक यूनिट का होगा हमारा 8 यूनिट। अब 8 यूनिट है तो 8 यूनिट प्लस 6 हमारे प्रेजेंट एज सन होगी 14 और 6 ईयर के बाद होगी 14 प्लस 6 इक्वल टू 20, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो मैथ वाला पार्ट। Then come to the question number 84. A grocer has a sale 6435 69327 6855 7230 एंड 6560 5 कंजुकेटिव मंथ में उसकी इतनी सेल हुई है, तो 6 मंथ में उसे कितना एवरेज मिला सेल का 6500। तो सबसे पहले तो आप तो टोटल सेल निकालो, ठीक है। टोटल सेल आपको पता है कि टोटल कितनी है 5, टोटल हमारी कितनी है 1 2 3 4 5 कंजुगेटेड मंथ है एंड 6 मंथ में है उसका, तो 6 महीने हो गए, ठीक है। 6 महीने में टोटल सेल होगी 6 इंटू 6500, तो आपका कितना आ गया, मैं आपको मना कर, टोटल जो आएगी आपकी आएगी 339,000, ये आपकी टोटल सेल है, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, 6 महीने की टोटल आ गई। अब आपको पता है कि अब हमें क्या करना है, उनको प्लस कर दो सबको। जब आपने प्लस किया सबको, जब आप इन सबको आपस में प्लस करोगे तो आपका कितना 5 महीने का प्लस करोगे तो कितना आएगा 34, ठीक है 34,009 आया, ठीक है। अब आपको पता है 6 मंथ की सेल कितनी होगी, तो टोटल हमारी 39,000 है और 5 महीने की हमारी 34,009 है, तो उसको माइनस कर दो तो हमारा आ जाएगा 4,991। तो देखो कितना इजी था, कुछ भी नहीं था, टोटल था, उसने 5 महीने का दिया, 5 महीने का बता दिया था कि इतनी दी सेल हुई है और पूरा 6 मंथ का बता दिया। अब उसने पूछा कि उसे कितना मिला 6 मंथ में, तो प्लस उसे बता दो कि यह हमें इतना मिला, इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। तो
ये क्वेश्चन है, ए बैंक ऑफर 5% कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन हाफ ईयरली बेसिस पे। उसने क्या किया, हाफ ईयरली के बेसिस पे उन्होंने कैलकुलेट कर दिया 5% का कंपाउंड इंटरेस्ट है। कस्टमर डिपॉजिट ने क्या किया, 1600 रुपीज करे 1 जनवरी को एंड 1 जुलाई को। ठीक है, इसका मतलब एक साल में 2 बार कर रहा है। एट द एंड ईयर अमाउंट ही वुड गेन द वे ऑफ इंटरेस्ट, तो उसे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। सबसे पहले आपको पता है एनुअल रेट हमारा 5% है, तो अब वो हाफ ईयरली के बेसिस पे कर रहा है, तो उसका कितना हो गया 2.5% होगा। सबसे पहले 2.5% निकालो, तो 2.5% को करोगे फ्रैक्शन में, तो आपका मुझे लग रहा है आपका आ जाएगा 2.5/100 इक्वल टू हमारा आएगा 1/40। ठीक है, तो आपका 1/40 आ गया है। तो अब आपने देखा कि जो जो मतलब आपको डिलीट करने के लिए, तो सबसे पहले आपने इसको देखा 2.5% निकालते हैं, तो दिस मीन्स मल्टीप्लाई फॉर द प्रिंसिपल इज 41/40। ठीक है, देन हम आप जाएंगे फर्स्ट डिपॉजिट पे। तो अब आपको पता है उसने 1600 दिया है और 1600 दे रहा है बैंक में, और मान के चलो फुल ईयर के लिए 2 हाफ ईयरली साइकिल है, तो 1600 का अब आप क्या करोगे, 1600 आपको, अगर मैंने आपको फॉर्मूला बताया होगा तो P इक्वल टू R/100, जितने भी बच्चे हैं तो प्लीज इसको फॉर्मूले को याद रखना जब 2 बार आप दे रहे हो। ठीक है, तो R/100 देन स्क्वायर, तो इस तरीके से आपने किया। देन 1600 इंटू 41/40/41/40, तो ये हो गया आपका पहला। तो 1600 कैंसिल हो गया और आपका कितना अमाउंट आएगा 1681। ठीक है, तो पहला जो हुआ उससे आपका ये वाला अमाउंट आया। अब हम आते हैं जुलाई वाले का। तो इंटरेस्ट अगर आपने देखा तो इंटरेस्ट उसका कितना था, उसने कितना डिपॉजिट किया फर्स्ट में, 1 जनवरी 6 मंथ में 1600 में से अगर 1681 माइनस करो तो 81 जनरेट किया। अब हम आते हैं सेकंड डिपॉजिट जो उसने जुलाई में किया था। जुलाई में आपको पता है मिड ईयर में किया था, तो ऐसे हमारा जो हम हाफ ईयरली की बात करेंगे तो एज इट इज सेम करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि सिर्फ अब हमारा क्या बचा, हाफ ईयरली साइकिल बचा, तो 1600 ठीक है इंटू 41/40, तो आपका कितना आया, जब इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 640। ठीक है, जब आप इसको देखो तो 40 आया। अब आप दोनों का इंटरेस्ट को प्लस कर दो, 40 + 81, तो योर आंसर शुड बी 121। तो यस, आप इस तरीके 140 का जो फ्रैक्शन है उसे 1600 से कैंसिल करने के लिए आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। जैसा अभी आया ना 2.5/100, तो आप उसको इस तरीके से करो कि आपके जो आगे की वाली डिजिट को सॉल्व हो जाए, तो इससे क्या होता है आपका बहुत इजी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 86। क्या कह रहा है हमारा, आप देखो इस क्वेश्चन ने क्या कहा, डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी ऑफ 2 ईयर 4% एनुअल इज ₹1। सो सम क्या होगा, मैं आपसे पहले ही बता रही हूँ, प्लीज इसे जब हम कभी वो डिफरेंस पूछता है आपसे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला है डिफरेंस करने के लिए P, ठीक है, R/100/स्क्वायर, 2 ईयर्स का है तो, ठीक है, ये है इसका फॉर्मूला, रट लो इसे, यही है सेम। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ करना ही नहीं है, ये वाला फॉर्मूला डिफरेंस के लिए कर दो। P आपका कितना है आपको पता नहीं है, ठीक है, देन R आपका कितना है, रेट कितना है आपका 4%, ठीक है, तो 4 देन 4/100 मान के चलूँ मैं, ठीक है, 4/100/स्क्वायर। अब आप इसको कैलकुलेट कर दो, प्रिंसिपल आ जाएगा आपका, टोटल कितना आएगा आपका 625, क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो आपका 1 है। ठीक है, 4% का ही नियम है। अब आप इसे कैलकुलेट, तो याद रखना इसका फॉर्मूला क्या है, P ब्रैकेट में R/100/स्क्वायर। अगर 2 ईयर का अगर आपसे डिफरेंस पूछे तो वो हमारा ये आएगा, और आपको पता है ₹1 है, तो अब आपका प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा 625 आ गया। तो प्लीज इसे कैलकुलेट मत करना, सिंपल स्टैंड कंपाउंड इंटरेस्ट इसको डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट कर देना। ठीक है, अब इन्होंने बोला ये क्वेश्चन है हमारा 87 वाला। आप देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, A and B invested in a business in ratio through 3/2 if 5% of total profit goes to the charity. A share is ₹855 and total profit। तो सबसे पहले आप हमेशा अज्यूम करके रखना कि जो टोटल प्रॉफिट है हम हमेशा मानते हैं कि 100 है। ठीक है, अब आपको पता है कि 5% चला गया चैरिटी में, तो अब आपके पास कितना बचा 95 बचा। ठीक है, तो अब 95% है, ए परसेंटेज टोटल कितना हुआ, अगर हमने ए बी शेयर का बताया रिमेनिंग तो 3/2 है, तो टोटल रेशियो कितना हो गया हमारा 3/2 का, 3 + 2 मतलब 5 आ गया। ठीक है, तो ए का शेयर कितना है
3/5 है। मतलब अगर हम शॉर्टकट से बात करें तो ए का शेयर हमारा 3/5 है डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ए का एग्जैक्ट परसेंट कितना हो जाएगा 3/5/95%। ठीक है, 95%। तो कितना आया आपका 50, ये आ जाएगा 57%। अब 57% ऑफ टोटल प्रॉफिट है, तो ए का शेयर कितना है 855 है, तो 57 1% का कितना होगा, आपने जब कैलकुलेट करोगे प्रॉपर तो कितना आएगा आपका 855/57। ठीक है, तो 15 आ गया, तो 100% होगा हमारा 1500। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देन क्वेश्चन नंबर 88। अब ये क्या कह रहा है, ए बी सी इंगेज इन अ बिजनेस, ए इन्वेस्ट ₹6500 फॉर 6 मंथ। याद रखना, तो ए कितना है 6 मंथ के लिए 6500। तो कभी भी हम कैपिटल निकालते हैं तो हमेशा याद रखना कैपिटल इंटू टाइम। तो ए का निकालोगे तो कैसे निकालोगे 6500 इंटू 6, बी का निकालोगे तो 8405, देन सी का निकालोगे 10,000 इंटू 3। तो अब आपने इनका जो भी टोटल आएगा, ठीक है, तो आपने देख लिया कि इनका क्या आ रहा है 39,000। जब आप कैलकुलेट करोगे तो 42,000 एंड 30,000 आएगा। तो रेशियो देखोगे तो 39:42:30। ठीक है, तो हमेशा याद रखना जब हम प्रॉफिट करते हैं तो उन्होंने कितने मंथ में इन्वेस्ट किया ये भी देखते हैं कि कितने महीने, तभी तो आप निकाल पाओगे। तो अब आपको ये समझ में आ गया। देन आपने अब इनको 3 से डिवाइड कर दो, क्योंकि आपको पता 3 है। तो अगर हमारा रेशियो कितना आया 30 + 14 + 10, तो आपका आएगा 37। अब 37 हमारा टोटल रेशियो पार्ट जो भी हम इनका देखेंगे 37 आ गया। अब टोटल प्रॉफिट हमारा कितना हो रहा है 7400। ठीक है, 7400। तो अब ए गेट को अगर आपने देखा यहाँ पे कि ए रिसीव 5% ऑफ टोटल प्रॉफिट फॉर मैनेजिंग, तो ए को हमारा 5% ऑलरेडी मिल गया। तो कोई भी प्रॉफिट को स्प्लिट करने से पहले हमने 5% किसको दे दिया ए को। तो ए का जो हमारा 7400 है, तो 7400 का 5% हमारा ए को चला गया, मतलब 370 रुपए ऑलरेडी हमारे ए को चलेगी, जो हम बात मान के चलते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम बात कर लें तो अब हमारा कितना आएगा डिडक्ट मैनेजर कमीशन के बाद, तो हमारा अब टोटल हमारा जो बचेगा, बस हमारे पास क्या बचेगा 7030 हो गया। ठीक है, अब हमें पता है कि जो बी है, ठीक है, तो इससे पूछा बी का शेयर कितना होगा। तो आपको पता है कि बी का शेयर होगा वो हमारा अभी हमने जस्ट कैलकुलेट किया था उस पे यूनिट में, तो यस 14/37। ठीक है, जो 37 टोटल था उसका 14 वाला पार्ट इंटू 7030। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हमारा आएगा 2660 होगा। तो ऑलवेज डिडक्ट द वर्किंग पार्टनर सैलरी कमीशन फ्रॉम द टोटल प्रॉफिट फर्स्ट। सबसे पहले उसका करो, देन कोई इन्वेस्टमेंट रेशियो फॉलो करो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा इसका हमारा 26,2660। देन क्वेश्चन नंबर 89। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 स्टूडेंट है अपीयर इन द एग्जामिनेशन। तो मतलब आपको एक आइडिया लग पा रहा है ना कि पेपर कैसा आएगा मैथ का। मेरा ऑल ऑब्जेक्ट इसको कैलकुलेट करना नहीं है, मेरा ये आपको पैटर्न बताना कि इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि 2 स्टूडेंट अपीयर एट द एग्जामिनेशन, वन सिक्योर 9 मार्क्स मोर देन द अदर and his marks was 56% of sum of their marks and marks obtained by them। तो सबसे पहले क्या करोगे, दो मेथड्स है, एक तो एलिमिनेशन मेथड कर सकते हो या परसेंटेज गैप का देख सकते हो। तो सबसे पहले हम परसेंटेज गैप का देखेंगे, तो कंसेप्चुअल के बेसिस पे। तो आपने बोला कि सम जो टोटल मार्क्स थे वो आपके कितने हैं 100 है। ठीक है, फर्स्ट स्टूडेंट हमारा कितना है 56% ऑफ टोटल है। ठीक है, तो इसका मतलब सेकेंड स्टूडेंट का कितना हो गया हमारा 44 हो गया। तो अब आपको पता है 56 में से 44 मान के चलोगे तो 12% का गैप आ गया। आया 12% का गैप। प्रॉब्लम स्टेट डिफरेंस एक्चुअल मार्क, और प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि एक्चुअल 9 मार्क्स हैं। ठीक है, तो आपको पता है जो 9 मार्क्स है वो 12% का डिफरेंस है। तो जब 9 मार्क्स को आप 9/12 करोगे ना इंटू 100, तो आपको पता है कितना आएगा 75 आएगा। ठीक है, तो क्योंकि सिक्योर 9 मार्क्स किया है, देन टोटल मार्क्स अगर आपने देखा तो 75 मार्क्स आ गए। तो अब आप निकालो इजीली 56% का 75%, ठीक है 42 आएगा, 44 का 75% 33 आएगा। लेकिन ये तो हो गया आपका लॉन्ग मेथड। अगर मैं इलिमिनेशन मेथड की बात करूं 10 सेकेंड्स की, तो सबसे पहले ऑप्शन में देखो कि कोई डिफरेंस ऑफ 9 है या नहीं। तो आपने देखा सो कंडीशन बनी थी यूजलेस। ठीक है, ऑल ऑप्शन है वे डिफरेंस 9। ठीक है, कहीं भी है तो हमारा पहला कंडीशन गलत हो गया।
ठीक, जंप करो, फिर कंडीशन 2 पे आओ, हायर मार्क्स 56% ऑफ द सम। तो आपने देखा कि हायर मार्क्स अगर 56 ऑफ सम का देखूं तो हमारा ऑप्शन सी है, क्योंकि आपने देखा कि सम अगर 42 प्लस अगर आप 33 करोगे तो 75 आएगा। ठीक है, तो यस 42 इक्वल टू 56% ऑफ 75। तो इस तरीके से आप बिना किसी सिंगल एल्जेब्रिक के आप कैलकुलेट कर सकते हो। Then come to the question number 19. A fruit seller had some apple. ठीक है, he sold 40% apple, still has 420 apple. Originally he had. तो अब उसने क्या बोला, सबसे टाइम सेविंग ब्रेकडाउन की बात करूं तो सबसे पहले वर्ड को परसेंटेज में चेंज करो। टोटल एप्पल हमारे कितने हो गए, 100%। हम हमेशा एप्पल उसने 40% सेल करे, इसका मतलब रिमेनिंग कितने बचे हैं उसके पास, 60% बचे हैं। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ही स्टिल हैज 420 एप्पल, अभी उसके पास ऑलरेडी 420 एप्पल हैं, तो इसका मतलब उसके पास 60% है 420 एप्पल का। तो अब टोटल 100% निकालो तो 60% 420 का है, तो अगर आप इसका 1 यूनिट का निकालोगे तो आपका आ जाएगा हमारा 7, तो इसका मतलब 100 यूनिट का हो जाएगा 700। तो यस उसके पास टोटल कितने होंगे, 700 होंगे। तो यस इस तरीके से आप उसे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, देन अब हम आते हैं रीजनिंग। क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज पिक्चर रिटेन एज ए QHDSV तो हम ब्राउजर को क्या लिखेंगे, तो आपने एक चीज देख रहे होंगे, तो देखो P के बाद क्या आ रहा है, Q आ रहा है। ठीक है, फिर I, तो आपको पता है GHI मतलब एक यहाँ पे प्लस हो रहा है और ये आपका माइनस हो रहा है। देन C के बाद फिर ये प्लस हुआ, ठीक है, D, देन ये हमारा माइनस हुआ, ठीक है, देन फिर U के बाद आपने देखा फिर प्लस हुआ V, ठीक है, देन R से पहले ये आया Q, ये माइनस हुआ, ऐसे E के बाद देखा आपने F, मतलब एक प्लस माइनस ये देखना है। तो अब हम क्या देखेंगे, B के बाद क्या आएगा हमारा C, तो C हर जगह है, फिर R से पहले क्या आता है QR, आपने देखा होगा R से पहले हमारा क्या आएगा Q आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा Q, तो हमने देखा Q भी चारों तरफ है। फिर O के बाद आएगा P, तो CQP, कहाँ पे CQP ये हमारा है नहीं, ठीक है, फिर हमारा Q के बाद हमारा P आ गया, देन ओके, अब हम क्या देखेंगे, O के बाद P आया, देन W, तो W से पहले हमारा क्या आएगा, एक UVW मतलब V आएगा, तो COPV, ठीक है, देन S के बाद फिर हमारा आएगा T, तो COPVT, तो कहाँ पे CQPVT, देन ऐसे देखो S के बाद T आया तो E से पहले D आएगा, ठीक है, तो देन R के बाद S आएगा, तो मतलब हमारा ऑप्शन भी करेक्ट है। तो एक +1 है, एक आपका -1 है, तो इस तरीके से आपने क्या कर सकते हो, उस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है आपका, कि ये कह रहा है GJ इज रिलेटेड टू MP, तो सब और QT किससे रिलेटेड होगा, तो सबसे पहले आप नंबरिंग कर लो। अगर मैंने EJOT भी ट्रिक पढ़ाई थी कि EJOT मतलब E स्टैंड फॉर 5, J स्टैंड फॉर 10, O स्टैंड फॉर 15 एंड T फॉर 20 एंड बाई फॉर 25, जिससे क्या होता है आपको हेल्प मिल जाती है सबसे अच्छी। तो G अगर आपको पता हो तो पहले से मैं आपको बता दूं, G हमारा आता है 7 प्लेस पे, ठीक है, और J आता है हमारा 10 पे, सबको पता है। देन M की नंबरिंग निकालो तो M आता है हमारा 13 पे एंड P आता है हमारा 16 पे, ठीक है। अब आपने एक चीज कॉमन देख ली कि इसके और इसके बीच में +6 का आ रहा है, ठीक है, इसके बीच में कितने का आ रहा है, +6 का आ रहा है, देन इसके बीच में भी +6 का आ रहा है, ठीक है। अब आप ऐसे Q का निकाल लो, तो Q हमारा, अगर हम Q की प्लेस की बात करें तो Q हमारा क्या है 17, ठीक है, Q हमारा 17 है, तो अगर 17 में अगर आप +6 करोगे तो क्या आएगा 23 आएगा, और 23 पे आप सबको पता है कि W आता है, तो W हमारे दो जगह है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। देन हम T की बात करें, T है हमारा 20, तो 26 पे सबको पता है Z आता है, ठीक है, तो यस WZ हमारा ये आंसर करेक्ट होगा। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 93। अच्छा 93 क्या कह रहा है, MNOP इक्वल टू KLMN एंड क्रेव का मतलब क्या होगा। तो सबसे पहले आप अगर बात करूं तो आपको कुछ भी नहीं करना, आप वर्टिकल में लिखो, सबसे इजी है, आप NNO, ठीक है, और P, देन इसको भी वर्टिकल में लिख लो, KLM, देन N।
अब m और k में कितने का डिफरेंस आ रहा है, -2 का आ रहा है, इसमें भी -2 का, इसमें भी -2 का और इसमें भी -2 का। अब आपको पैटर्न पता चल गया, ठीक है। अब आपको क्रेव लिखना है, तो अब आपको पता है क्रेव में कितने का डिफरेंस आएगा, -2 का। तो c से पहले -2 करोगे तो a आएगा, तो यहाँ पे ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे। देन r से पहले -2, तो आपको पता है r से पहले क्या आएगा, p आएगा -2 में, ना कि b आएगा। तो यस, आप इस तरीके से भी करेक्ट आंसर कर सकते हो। देन कम टू द चूज द ऑड वन आउट। देखो इस तरीके से आते हैं। तो अगर यहाँ पे कहीं देखा होगा 26, 124, 728 और 64, तो अगर हम टाइम सेविंग देखें तो 27 हमें ऐसा लग रहा है कि किसी का क्यूब है, 3 का क्यूब है, लेकिन उसमें -1 है, ठीक है। 125 भी ऐसा लग रहा है कि हमें 5 का क्यूब है, लेकिन उसमें भी -1 है। 28 भी हमारा 9 का क्यूब है, लेकिन उसमें -1 है। लेकिन 64 हमारा परफेक्ट क्या है, 4 का क्यूब आ रहा है, -1 नहीं आ रहा। तो यस, 64 हमारा ऑड है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 95। 95 क्या कह रहा है कि देखो ये है, इसका मतलब क्या हुआ, 4, मैं आपको इजी बताऊँ, 4 2 2 4, फिर इसने क्या कर दिया, 4 2 2 4 को कैसे लिखा, 2 4 4 2, समझ रहे हो। जहां पे 4 था वहां पे, ये कोई मैथ का नहीं है, ये पजल है, ठीक है, इसने रिवर्स कर दिया। अगर आपने देखा होगा ध्यान से, 4 2 2 4 को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, 2 4 4 2, ठीक है। ऐसी 6 4 4 6 है, तो जहां पे 6 है वहां 4 कर दो, जहां 4 है वहां 6 कर दो। तो अब यस का आ जाएगा 4 6 6 4। तो ये कोई नहीं है, ये बस आप इसको अरेंज एंड आर्गुमेंट देखो एक दूसरे से कि क्या मैच कर रहा है, तो इसका भी आंसर करेक्ट। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 96। क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल द ब्लैंक्स। अब हमें करेक्ट करना है। तो अगर हम पेयरिंग की बात करें, पहले तो अगर आपको सबसे पहले लॉन्गेस्ट को उसके सीरीज को देखो, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि पूरा देखना है, प्रॉपर देखना है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, तो अगर आपने बात करो तो सी, ये क्या कह रहा है हमारा, सी बी बी ए सी बी बी ए। तो कहीं ना कहीं आपको एक दे रहा है कि सब चीज ना 3 3 आ रहा है एक जगह पे। क्या इसका कोई पैटर्न बन सकता है? अगर हम यहाँ पे बी पुट करें, ठीक है, देन हम यहाँ पे ए पुट करें, देन हम यहाँ पे सी पुट करें, देन हम यहाँ पे ए पुट करें, तो कहीं ना कहीं बनना है ना। तो देखो बनना है, तो बी ढूंढो, ए सी है ना, बी ए सी और ए कहाँ पे। तो अगर आप इसका आंसर देखोगे तो आपका आंसर है, देखो ये रहा, यहाँ पे बी आया, देन ए आया, और देन यहाँ पे सी आया, देन ए आया। मतलब ये सीरीज हमारी क्या है कि सी बी बी ए सी बी बी ए सी, ठीक है, ट्रिपल टाइम्स हो रहा है। तो आप ना हमेशा ये लगाने की देखोगे कहीं अगर सिंक मैच कर रहा है। आपने देखा यहाँ पे 3 बार बी है, यहाँ पे 3 बार सी है, तो क्या ये सारे लेटर 3 टाइम्स डिवाइड हो रहे हैं? तो आपने देखा और नीचे मैच कर गया, तो आप आंसर लिख दो। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक। अब ये क्या कह रहा है, बी सी ए, ठीक है, फिर इसने क्या कर दिया, फिर बी डैश ए बी सी, देन डैश ए सी ए, ठीक है, इस तरीके से इसने दे दिया। तो अब हम इसे क्या कर सकते हैं, तो आपको पता है बी सी ए, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, ए बी सी, ठीक है, तो ए और सी हो गया। देन यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फिर बी सी ए, देन ए बी सी। तो यस, ये हमारा ये वाला पैटर्न सही है, ठीक है, क्योंकि ये पीरियड कैसे जा रही है, बी सी ए बी सी, देन ए बी सी, देन फिर हमारा ए बी एंड सी ई ए, इस तरीके से पैटर्न जा रहा है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 98। 98 क्या कह रहा है कि ए बी डैश डी डैश ए बी ए डैश एन ए डैश बी ए डी एन ए डैश बी। तो अगर आप अब इसको देखो, सबसे पहले लॉन्गेस्ट अनब्रोकन चेन है सीरीज की हमारी बंदना, ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखो, बी ए डी एन ए। तो अगर आप इस टेम्पलेट को यूज कर सकते हो, क्लियरली दिख रहा है। तो अब आपने फिल इन द ब्लैंक्स को भरो इसके बेसिस पे। तो अगर आप इसके बेसिस पे भरोगे तो आपको पता चल जाएगा आपका आंसर क्या है, ए है। तो ये देखो यहाँ पे ए आया, ठीक है, यहाँ पे एन आया, देन यहाँ पे आपका डी आया, ठीक है, देन यहाँ पे आपका ए आया, देन यहाँ पे आपका ए आया। ओके, तो यस, अबदना, ओके।
ये आपका बनना है, सीरीज देखोगे क्लियरली तो अबदनार सीरीज बन रही है, तो यस आपका पुट होगा फर्स्ट आंसर। ठीक है, तो अबदनार बार बार रिपीट हो रहा है, ए बी ए डी एन ए बी ए डी एन ए बी ए डी एन ए, तो इस तरीके से मतलब आपको थोड़ा सा सबसे लॉन्गेस्ट सीरीज देखा करो, उसमें उसके बेसिस पे आपको आइडिया हो जाता है। Then question number 99. If the following letter series, choose the correct alternative to fill in the blanks. M dash N M dash N dash A N dash A M. तो अब आपको पता है कि जो हमने रिकरिंग लेटर देखे स्ट्रिक्टली M A और N ही है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, तो अब आप उसमें से ब्लैंक कर सकते हो। तो जो हम अगर मान के चलें कि हमारा क्या आएगा, सपोज करो A, ठीक है, देन हमारा यहाँ पे भी ए, देन एम, देन एन, देन ए। ठीक है, इस तरीके से की आपकी सीरीज। तो अगर मैं बात करूँ तो इसका आंसर होगा सी, क्योंकि ये क्या सीरीज फॉलो कर रही है, मन मन मन। अगर आपने देखा होगा तो मन, ठीक है, देन मन, ठीक है, फिर यहाँ पे भी एम मन, फिर यहाँ पे भी मन। ठीक है, ये सीरीज हमारी मन को फॉलो कर रही है, तो यस आपका आंसर होगा सी। ठीक है, कितना टाइम सेविंग है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना। देन लास्ट क्वेश्चन 100 वाला, अगर हम बात करें बी सी सी, ठीक है, डैश ए सी डैश ए बी बी ए बी सी सी, तो मैंने फिर से आपसे देखा कि अगर आप देखोगे तो सबसे पहले ये वाली सीरीज देखो, साइकिल पेयरिंग सीरीज है, तो ये हमारे स्टैंडर्ड रिपीटेड ब्लॉक से थोड़ी सी हार्ड है। अगर हम बात करें तो अगर हमने देखा कि अगर हम स्पेसिफिक सीरीज बनाए, तो अगर हम बनाएं बी बी सी सी ए, देन सी सी ए बी बी, देन बी बी ए सी सी, तो अगर ऑप्शन में अगर आप बी ए सी ए बी को रखते हो ब्लैंक्स में, तो यस एक आपका पेयर लॉग बन जाएगा। तो देखो बी ए सी ए बी, क्योंकि लेटर मूव कर रहे हैं साइकिल ऑर्डर में। साइकिल ऑर्डर में कैसे करें, यहाँ पे क्या है बी बी सी सी ए, अब इसका क्या बनेगा सी सी ए बी बी, फिर बनेगा ए बी बी सी सी, तो एक साइक्लिकल मूव है, तो यस आपका सी आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो ये आपका पूरा वेलफेयर इंस्पेक्टर का पूरे 100 क्वेश्चन 2015 में आए थे, मैंने पूरा 100 करा दिया। मैथ को देखो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से रीजनिंग आती है, नंबर सीरीज आती है, सिटिंग अरेंजमेंट आता है। तो प्लीज बच्चों आप इसको सीरियस वे से कर लेना, इसमें बहुत मेहनत लगी है, पूरे पेपर को निकाल के उसको एक्सट्रेट करना, उसको पीपीटी फॉर्म में लेके आना। तो आई होप आपके एग्जाम में ये बहुत काम आएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके भी बताना कि आपको ये यूजफुल रही या नहीं रही। अब आपका आरबी वेलफेयर इंस्पेक्टर के सारे पीवाईक्यू सॉल्व हो गए। थैंक यू सो मच।